ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शी को देखते हैं, जो कि एक बॉडीगार्ड है और ताइक्वांडो चैंपियन भी है। ये ईगल सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी अपना फिटनेस टेस्ट, सेफ्टी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दे रही होती है। जब रिजल्ट पता चलता है तो शी का रैंक 7th होता है। शी अपने रिजल्ट सुनकर नाखुश होती है, इसीलिए उसकी फ्रेंड उसे मोटिवेट भी करती है। फिर अगले सीन में हमें इस ड्रामा के फर्स्ट मेन लीड हाउजू और सेकंड मेन लीड शिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे होते हैं। हाउजू नीचे जाता है और 2 लोगों को बचाता है। तीनों के सक्सेसफुली ऊपर आने के बाद पूरी रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है। उनके हेड वहां आते ही हाउजू को डांटने लगते हैं, क्योंकि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाउजू कहता भी है कि उस समय एक्सीडेंट साइट के सबसे पास वो था, इसीलिए उसने हेल्प की। हेड तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो लेडी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, एम्बुलेंस में जाने से पहले हाउजू को थैंक्स कह के जाती है। ये सुन के हेड का भी दिमाग परिवर्तन हो जाता है। वो भी फिर हाउजू को शाबाशी देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी अपने बॉयफ्रेंड को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। वैसे इसका नाम डापेंग है। ये फिर कहना शुरू करता है कि 3 साल से वो दोनों साथ हैं। अब वो 34 इयर्स का हो गया है, तो अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। शी भी मान जाती है। तभी शी को किसी का कॉल आता है। कॉल पर आदमी कहता है कि तुम्हारे फादर ड्रंक हैं, उन्हें आकर ले जाओ। शी डूफैंग को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी अपने फादर के साथ उनके घर पहुँचती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि उसे 12,000 युआन का पेनल्टी लग गया है, यानी 1,20,000 रुपीज़। शी बोलती है कि मैंने अभी तक बाकी कर्ज नहीं चुकाए और आप और बढ़ा रहे हैं कर्ज। प्लीज़ मेरे लिए ट्रबल मत बढ़ाइए। अगला सीन ईगल सिक्योरिटी कंपनी का होता है। हर कोई ट्रेनिंग कर रहा होता है। शी को छोड़कर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको कुछ ना कुछ मिशन मिल जाते हैं। आखिरकार शी को कोई मिशन मिलने वाला होता है, जिसके लिए वो बहुत खुश होती है। शी को मिशन मिला होता है कि उसे एक कंपनी में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, दूसरी कंपनी में जाके सिग्नेचर लेना है और फिर वापस उन डॉक्यूमेंट्स को पहली कंपनी तक पहुंचाना है 12 बजे से पहले। इतना छोटा मिशन मिलने पर तो शी का सारा मूड ही उतर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेन लीड के डैड यानी प्रेसिडेंट हु अपने कंपनी पहुंचे होते हैं और कोई आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। हाउ कंपनी वही कंपनी है जहां से शी को डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर लेना था। पीछा करने वाला आदमी उसी लिफ्ट में आ जाता है जिसमें शी होती है। शी को वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है। हाउजू भी अभी तक काम पर नहीं आया होता है। यहाँ सारे लिफ्ट से निकलते हैं और वो आदमी शी को सस्पिशियस लगता है। इग्नोर करके प्रेसिडेंट हाउ के कैबिन में आके उनसे सिग्नेचर लेने लगती है। इधर ये आदमी अपना गेटअप चेंज कर रहा होता है। शी फिर वहाँ से निकलती है और लिफ्ट के लिए वेट करने लगती है। इधर प्रेसिडेंट हाउ अपने बेटे हाउजी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने लेट क्यों हो। तभी वो आदमी नाइफ लेके प्रेसिडेंट हाउ के कैबिन में आ जाता है। हाउजू की कॉल अभी भी एंड नहीं हुई होती है। इधर शी लिफ्ट के अंदर तो जाती है, लेकिन फिर उसका मन बदलता है और वो वापस बाहर आती है। प्रेसिडेंट हाउ एक बटन दबाता है जिससे बाहर से सब कुछ विजिबल होने लगता है कैबिन के अंदर का। शी भी वहाँ पहुँच गई होती है तो सब देख रही होती है। एक एम्प्लॉय तुरंत जाकर मिस्टर मा को बुला के लाती है। मे बी ये प्रेसिडेंट हाउ के सेक्रेटरी हैं। मिस्टर मा वहाँ पहुँचते हैं तो वो आदमी मिस्टर मा से 5 मिलियन युआन मांगता है, यानी 5 करोड़ रुपए। इधर हाउजू भी जल्दी जल्दी पहुँच रहा होता है। मिस्टर मा इधर 5 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शी फिर अपना आइडेंटिटी कार्ड मिस्टर मा को दिखाती है और इशारों में अपना प्लान उन्हें समझाती है। फिर वो अपना गेटअप एक असिस्टेंट की तरह चेंज करने लगती है। मिस्टर मा फिर प्लान के हिसाब से कहते हैं उस आदमी से कि प्रेसिडेंट हाउ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर प्रेसिडेंट हाउ थोड़ा सा भी इमोशनल होंगे तो उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो क्या हम उन्हें 1 कप पानी दे सकते हैं? प्रेसिडेंट हाउ भी नाटक शुरू कर देता है कि मुझे पानी पीना है। शी पानी लेके अंदर जाने वाली होती है, तभी हाउजू वहाँ पे आता है। अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन शी अपने स्किल से उसको पटक के रख देती है। शी अंदर जाके प्रेसिडेंट हाउ को पानी देती है। फिर प्रेसिडेंट हाउ मेडिसिन मांगता है। मेडिसिन के बहाने से शी उनके पास जाती है और फिर अपने स्किल से प्रेसिडेंट हाउ को बचा लेती है। फिर सारे लोग अंदर आ जाते हैं और पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उस आदमी को पकड़ के ले जाती है। फिर शी मस्त अपना गेटअप वेटअप चेंज करती है और बिना कोई क्रेडिट लिए वहाँ से चली जाए। शी फिर कार में देखती है कि टाइम 12:01 हो रहा है। शी को तो मिशन मिला था कि उसे साइंड डॉक्यूमेंट पहले कंपनी 12 बजे से पहले पहुँचाना है।
इधर हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट हाउजी को डांट रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम तो टाइम से काम पे आते नहीं हो। मिस्टर मार्क इतना अच्छा है, फैमिली बिजनेस है तो मेरे बाद कंपनी तुम्हें ही मिलेगी, तुम हो कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो। इधर शी को अपने कंपनी में अपने हेड से डांट पड़ रही होती है और पनिशमेंट के तौर पे शी को 1 महीने के लिए काम से निकाल दिया जाता है। फिर वो सैड होके अपने रूम में आती है और फिर डूफैंग को मैसेज करती है कि कहाँ हो तुम, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, चलो लंच करने चलते हैं। उसे तुरंत रिप्लाई आता है कि मैं मीटिंग में हूँ, मुझे टाइम नहीं है। शी फिर और सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हाउजू कंपनी पहुँचता है और एक एम्प्लॉय से कहता है कि ये चेयर कितना अनकंफर्टेबल है। फिर वो कहती है कि कंपनी के सारे सामान प्रेसिडेंट हाउ ही मंगवाते हैं और फिर वहाँ से चली जाती है उसके लिए कॉफ़ी लाने। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी को डूफैंग का मैसेज आता है कि वो एक होटल पहुँचे। हाउजू भी उसी होटल के बाहर पहुँचता है क्योंकि उससे भी उसकी गर्लफ्रेंड ने वहाँ बुलाया था और ये मैडम हाउजू को अपना वेडिंग कार्ड देते हुए हाउजू को उसके शादी में इनवाइट करती है और फिर वहाँ से चली भी जाती है। ये बेचारे हाउजू सदमे में यहीं खड़े रह जाते हैं। शी होटल के अंदर पहुँच गई होती है और डूफैंग टच किए हुए रूम नंबर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर डूफैंग अपने होटल रूम में जब अपना फ़ोन चेक करता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि शी को तो उसने मैसेज भेजा ही नहीं था। तब तक शी रूम के बाहर पहुंच के बेल रिंग करती है। रूम के अंदर एक और लेडी होती है, वो दरवाज़ा खोलने जा ही रही होती है, तब तक डूफैंग उसे रोक लेता है। शी इधर एक बाहर हेल्पर से कहती है कि मैं रूम कार्ड भूल गई हूँ, मेरी हेल्प कर दीजिए। फिर कंफर्म करवाने के लिए शी रिसेप्शनिस्ट को बताती है डूफैंग का नाम और आईडी नंबर। हेल्पर फिर दरवाज़ा खोल देती है। शी तो बड़ी स्मार्ट है, इधर उधर देखने के बजाय वो डायरेक्ट बालकनी की तरफ जाती है क्योंकि उसे पता है कि डूफैंग पक्का बालकनी से भाग रहा होगा। ये बेचारा ऐसे ही पाइप के सहारे से उतर रहा था। हाउजू भी, जो अभी तक सदमे की वजह से वहाँ से निकला नहीं था, उसे देखता है और उससे कहता है कि हे ब्रो, क्या चल रहा है। शी भी पीछा करने के लिए मस्त वहाँ से जंप करती है और सीधे हाउजू की कार पर लैंड करती है। एक नज़र उसे देखती है और तुरंत डूफैंग के पीछे भागने लगती है। हाउजू भी तुरंत गाड़ी से निकलता है और शी के पीछे भागने लगता है। अब तीनों की भागम भागी चलती है। भागते भागते शी के बीच में एक लेडी आ जाती है। शी थोड़ा रुक जाती है और उसी समय पीछे से हाउजू उसे पकड़ लेता है, लेकिन वापस से पटका जाता है। शी फिर वापस से डूफैंग के पीछे पड़ जाती है और इधर हाउजू बेहालत रह जाता है। डूफैंग भागते भागते आके पत्तों के बीच में छुप जाता है। शी भी आके समझ जाती है कि वो वहाँ होगा और उसके पास चली जाती है। डूफैंग चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। हाउजू भी वहाँ पे अपनी कमर पकड़ के आता है और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। फिर दोनों बाहर आते हैं। डूफैंग फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। उन्हें देखकर हाउजू पतली गली से निकलने ही वाला होता है, तब तक शी उसे रोकती है और शी उसका फ़ोन लेती है, उसमें अपना नंबर डालती है और कहती है कि बाद में वो कार के डैमेज का भरपाई कर देगी और फिर बिना कुछ डूफैंग को बोले वहाँ से चली जाती है। फिर हाउजू अपने फ्रेंड शिंग के रेस्टोरेंट पहुँचता है। ये हाउजू का वही फ्रेंड है जो उसके साथ रेस्क्यू टीम में भी काम करता है और ये इस रेस्टोरेंट का बॉस है। इसकी क्वालिटी है कि ये बिल्कुल पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। जो एग उससे गलती से गिर गया था वही उठा के खाने लगता है। छोड़ो ये सब, पॉइंट पे आते हैं। हाउजू शिंग से बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यू किसी से शादी करने वाली है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया था। शिंग कहता है कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, वैसे भी यू बाहर से ही अच्छी दिखती थी। इधर डूफैंग अपनी नई गर्लफ्रेंड की कार में होता है। वो उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने शी से ब्रेकअप कर लिया है, वो इतनी गुस्सा क्यों थी। डूफैंग कहता है पता नहीं। फिर वो कहती है कि याद रखना, मेरे पे कोई खेल मत खेलना। इधर शी अपनी ट्रेनर, जो कि उसकी फ्रेंड भी होती है, उससे कहती है कि कुछ ही दिन पहले डूफैंग ने मुझसे कहा था कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से चीट किया है? तो ट्रेनर कहती है कि नॉट रियली, कोई और रहता वो तुमसे डायरेक्ट ब्रेकअप कर लेता, इतना फंसाता क्यों। डूफैंग तो पागल है। शी ने डूफैंग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, इसीलिए वो बहुत दुखी होती है। फिर वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, इतने सालों से मैं अपना सारा सेविंग्स मेरे फादर के सारे कर्ज चुकाने में लगा देती हूँ, फिर भी अभी तक कर्ज ख़त्म नहीं हुआ है। आज ये 3 साल का रिलेशनशिप भी टूट गया अचानक से। अब मेरे खुद के पास ज़्यादा फिजिकल पावर नहीं है, इसीलिए मुझे छोटे केस मिल सकते हैं। इधर डूफैंग अपने अपार्टमेंट में आता है। शी ज़्यादा फ्री नहीं होती है,
जब फ्री होती थी तो यहाँ आ जाया करती थी। इधर कंपनी में हम देखते हैं कि हाउजू ने अपने लिए एक चेयर ऑर्डर किया होता है। वहाँ पे सबको वो बहुत पसंद आता है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउ की एंट्री होती है। सारे एम्प्लॉयज़ चुपचाप अपनी सीट पे आ जाते हैं। प्रेसिडेंट हाउ आते ही हाउजू को कहते हैं कि वो ये चेयर यहाँ से ले जाए, ये हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। हाउजू समझाने की कोशिश भी करता है कि ये बहुत अच्छा चेयर है, मेरे कैबिन वाला बहुत बेकार है, लेकिन प्रेसिडेंट हाउ मानने वाले थोड़ी ना थे। फिर हाउजू की कुछ ऐसी हालत होती है। इधर शी डूफेंग के अपार्टमेंट में पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे तो चेन का लॉक लगा था। शी के चिल्लाने पे डूफेंग वहाँ आता है और फिर शी से शान से कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान सिक्योरिटी ऑफिस में भिजवा दिया है। शी फिर अपना गोल्ड मेडल मांगती है और कहती है कि तुम उसे छूना मत, मैं खुद लूँगी। फिर डूफेंग ऐसे अपने स्लीव से पकड़ के लाता है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि रोड पे कुछ दरवाजे बिक रहे हैं। ऑफर था कि आज लेने पे अभी 10% पेमेंट करो, 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, पसंद आता है तो 3 दिन बाद फुल पेमेंट करना। बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बिना चाबी के खुलता नहीं है। शी के पूछने पे वहाँ का आदमी बताता है कि अगर चाबी ना रहे तो विंडो से कूद के ही निकलना पड़ेगा। फिर शी डोर लेके डूफेंग के अपार्टमेंट में पहुँचती है। वहाँ पे कोई अंकल आते हैं जो शी को पहचानते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने अपार्टमेंट के लिए सिक्योरिटी डोर लिया है? तो वो कहती है हाँ, जिससे उन वर्कर्स को भी पता चल जाता है कि शी के पास भले ही आईडी नहीं है लेकिन उसका यही अपार्टमेंट है। आवाज़ सुन के डूफेंग और उसकी नई गर्लफ्रेंड आती है। अंदर से ही देखती है कि सिक्योरिटी डोर शी लगवा रही है ताकि दोनों अंदर लॉक हो जाएं। डूफेंग तो बाहर भी नहीं जा सकता था, उसे शी से बहुत डर जो लगता था। इधर अपने चेयर को लेके हाउजू अपने फ्रेंड शिंग के पास पहुंचता है और उसे ही दे देता है। डोर फाइनली लग जाता है। चाबी 2 बार घुमाने पे डोर लॉक हो जाता है और तीसरी बार घुमाने पे अंदर वाले लोग बाहर नहीं आ सकते। शी तो चाबी को 3 बार घुमाती है और बाहर आके उस चाबी को पानी में फेंक देती है। और उसने तो उस वर्कर से भी कह दिया था कि 3 दिन बाद अपना पेमेंट डूफेंग से ले ले। फिर वो एक कार शोरूम में हाउजू और शिंग के पास पहुंचती है। स्क्रैच सही करवाने का बिल था 3800 युआन, यानी 38,000 रुपीज़। हाउजू कहता है इतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, मेरी कार इम्पोर्टेड है। पहले मैंने सोचा था कि इंश्योरेंस कंपनी जाऊं, लेकिन तुमने कहा था तुम पेमेंट करोगी, इसीलिए मैं नहीं गया। शी फिर उसका QR कोड मांगती है। 660 युआन यानी 6,600 रुपीज़ पे करती है और कहती है कि मेरे पास अभी इतना ही है, वो बाद में पेमेंट कर देगी बाकी, वो भी बैंक इंटरेस्ट के साथ। अगले महीने वो पेमेंट कर देगी, इसलिए अपना आधार कार्ड उसे देती है। कार्ड का फ़ोटो लेके वो रख ले। उसका नाम देख के दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि शी का लिटरल मीनिंग होता है 11। फिर हम देखते हैं बहुत देर से एक आदमी शोरूम के बाहर वेट कर रहा होता है। हाउजू के निकलते ही वो निकलता है और जानबूझ के शिंग के ट्रक के सामने आ जाता है और सारा इल्ज़ाम शिंग को लगाने लगता है। फिर हाउजू और इस आदमी की लड़ाई होने लगती है। शी बीच में आती है और तुरंत उसे ढेर कर देती है। वो हाउजू को कल दोपहर 5th डॉक में बुलाता है लड़ने के लिए। हाउजू फिर शी से कहता है क्योंकि आज तुमने मेरी हेल्प की है तो अब तुम्हें कार के डैमेज का रिपेयर करने के लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज के बाद से ज़िंदगी भर अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। शी फिर कहती है बहुत सही और वहाँ से चली जाती है। इधर कंपनी में प्रेसिडेंट हाउ अपना मेडिसिन ले रहे होते हैं, तभी मिस्टर मा उनके पास आते हैं और आज की हुई सारी लड़ाई के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें शिंग ने फ़ोन करके बता दिया था। और ये भी बताते हैं कि उस गैंगस्टर ने हाउजू को कल दोपहर में 5th डॉक में बुलाया है। वो गैंगस्टर रिसेंटली ही जेल से निकला है। प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं क्या तुम उस गैंगस्टर को ढूंढ दोगे, जिस पर मिस्टर मा कहते हैं कि मैं देखता हूँ लेकिन मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं कि रात को वो गैंगस्टर खेल रहा होता है, तभी उसे कोई इंसान जिसका नाम इस गैंगस्टर ने गॉड ऑफ वेल्थ सेव किया है मैसेज करता है कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही चल रहा है, कोई मेरे को पैसा देगा। इधर मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउस से बताता है कि उसने उस गैंगस्टर से बात की है, वो 1 लाख युआन मांग रहा है, यानी 10 लाख रुपीज़। प्रेसिडेंट हाउ ने हाउजू की सेफ्टी के लिए 2 ताकतवर लोगों को भी भेज दिया था। इधर हाउजू 5th डॉक पे पहुंच जाता है। इधर मिस्टर मा की कार में हम देखते हैं कि मिस्टर मा एक पेपर बैग से कुछ बंडल ऑफ नोट्स निकाल के एक ब्लैक बैग में रखते हैं। अब मेरे को इन पे शक हो रहा है। फिर वो गैंगस्टर उनके पास पहुंचता है। सबसे पहले तो मिस्टर मा उसका फ़ोटो लेते हैं,
ताकि प्रेसिडेंट हाउ को सेंड करके उन्हें प्रूफ हो जाए कि वो गैंगस्टर हाउजू के पास नहीं गया है। फिर मिस्टर मा उसे वो पेपर बैग दे देते हैं और वो चला भी जाता है। शी को भी पता था कि आज हाउजू 5th डॉक पे पहुंचा होगा, तो वो भी आज वहां पहुंची होती है। प्रेसिडेंट हाउ ने हाउजू की सेफ्टी के लिए जो 2 लोग भेजे थे उनसे शी की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो दोनों शी को गैंगस्टर की गैंग का समझ लेते हैं। हाउजू आवाज़ सुन के उनके पास पहुंचता है। हाउजू के पूछने पे वो दोनों आदमी बताते हैं कि प्रेसिडेंट हाउ ने हमें आपके पास आपकी सेफ्टी के लिए भेजा है। फिर हाउजू उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। शी जा ही रही होती है, तभी उसे रोक के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शी बोलती है कि तुमने मुझे कार की पेमेंट करने से मना कर दिया था, इसलिए मैं कर्ज चुकाने तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ गई। अब तुम भीख भी मांगोगे तो भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हाउजू जब अपने अपार्टमेंट पहुँचता है तो उसकी मेड सिस्टर जैंग कहती हैं कि मैं ग्रॉसरीज लेने गई थी, कोई अंदर आया और यहाँ लिख गया गो टू हेल। हाउजू के पूछने पे वहाँ पे जो आदमी होता है वो कहता है कि उस समय सारे सिक्योरिटी कैमरास ख़राब थे, हम अभी उन्हें रिपेयर कर रहे हैं। इधर मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउ से बताते हैं कि उस गैंगस्टर ने मेरा पीछा किया और अब वो और पैसा मांग रहा है। तभी एक एम्प्लॉई प्रेसिडेंट हाउ के लिए एक लेटर लाती है। वो फिर मिस्टर मा को वो लेटर खोलने के लिए देता है और फिर एक और दिखाते हुए कहता है कि मुझे एक और सेम मिला है। फिर प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि पहले मुझे लगता था कि इन लोगों को बस पैसा चाहिए, बट अब मुझे पता है कि ये इतना सिंपल भी नहीं है। एक पर्सन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरा मुझे डरा रहा है। हाउजू ने सिर्फ एक इंसान को ऑफेंड नहीं किया है, और भी बहुत है। मिस्टर मा सजेस्ट करता है क्यों ना हम हाउजू को सेफ रखने के लिए अब्रॉड भेज दें। प्रेसिडेंट हाउ कहता है कि अभी तो वो वापस आया है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रेसिडेंट हाउ कहता है कि हम हाउजू के लिए एक बॉडीगार्ड रखेंगे, और प्रेसिडेंट हाउ शी को हायर करने को कहते हैं क्योंकि उस दिन उसी ने उन्हें बचाया था, और प्रेसिडेंट हाउ शी के स्किल्स से इम्प्रेस भी हुए थे। हाउजू के लिए एक बॉडीगार्ड रखने की बात पे मिस्टर मा खुश नहीं लग रहे थे। इधर शी को ईगल सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है। प्रेसिडेंट हाउ वहाँ पहुँचे होते हैं और शी को हाउजू के बॉडीगार्ड के रूप में 3 महीने के लिए हायर कर लेते हैं। शी का काम अगले दिन से शुरू होगा। शी काम मिलने पे बहुत खुश होती है। अगले दिन मस्त तैयार वार हुए वो सामान लिए ऑफिस पहुंचती है। हाउजू शी को वहां देख के शॉक हो जाता है। शी बॉडीगार्ड के साथ साथ उसका असिस्टेंट का भी काम करेगी। अब तो हाउजू जहां भी जाता शी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो दोनों प्रेसिडेंट हाउ के कैबिन में पहुंचते हैं। हाउजू अपने फादर से पूछता है कि क्या हो गया है, क्या आपने इसे हायर किया है, क्या आप खुश हैं, क्या मैं खुश हूँ। प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं कि कोई तुम्हारे घर में आ गया, कोई रिवेंज लेना चाहता है, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं, तुम्हें क्या लगता है 5th डॉक में जो गैंगस्टर आया था वो बिना पैसे के चला गया होगा। तब हाउजू कहता है कि अच्छा आपको तो बहुत कुछ पता है। फिर वो शी को जॉब से निकालने के लिए कहता है, लेकिन प्रेसिडेंट हाउ कहाँ सुनने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो फैमिली और कंपनी के फ्यूचर को बचा रहा हूँ। हाउजू बेचारा चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसके फादर के सामने उसकी तो चलने नहीं वाली थी। हाउजू अपने कैबिन में पहुँचता है और कैबिन के बाहर शी को कॉल करके कॉफ़ी लाने को कहता है, और फिर कुछ ना कुछ बहाना दे के कई बार कॉफ़ी मंगवाता है, ऑब्वियसली उसको परेशान करने के लिए। इस बात पे शी कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। तो हाउजू कहता है तुम अचानक से बदल कैसे गई, तुमने कोई दवाई खाया है क्या, इतनी जेंटल हो गई हो। शी फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। अगला सीन कार का होता है। हाउजू शी से कहता है तुम अपने डिटेल्स बताओ। शी कहती है कि मैं 7 साल से बॉडीगार्ड हूँ और उसके पहले एक एथलीट थी। फिर हम देखते हैं कि जानबूझ के एक साइकिल वाला उनके कार के सामने आ जाता है। बाकी साइकिल वाले हाउजू पे गुस्सा कर रहे होते हैं। शी बाहर आके कहती है कि मैं ड्राइव कर रही थी, मुझसे बात करो। फिर उनमें से एक लड़का 20,000 युआन मांगने लगता है, यानी 2 लाख रुपए। हाउजू कहता है तुम ब्लैकमेल कर रहे हो ना, अच्छा हुआ मुझसे मिले, मैं 1 सेंट भी नहीं दूंगा। फिर शी हाउजू को कार में भेज के खुद वहाँ पे फाइटिंग शुरू कर देती है और हाउजू उसका वीडियो भी बनाता है। कार में आके ड्राइव करते करते शी कहती है कि अपने फ्रेंड से कह देना सॉरी मेरे तरफ से। अपनी शी तो बड़ी स्मार्ट है। हाउजू फिर बोलता है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर भी पाओगी कि नहीं, वैसे तुमने अच्छा काम किया।
फिर हाउजू उसे कार रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन शी नहीं रोकती है और कहती है घर बस आने वाला है। हाउजू की तो हालत ख़राब हो रही होती है। घर आके हाउजू तुरंत वॉशरूम की तरफ भागता है। शी भी सामान लेके वहाँ आती है। आते ही चेकिंग शुरू कर देती है। हाउजू वहाँ आता है और कहता है कि उस पेंटिंग को टच मत करना। शी कहती है कि ये मेरा वर्किंग प्रोसेस है, कोई तुम्हारे घर में घुस के आ गया। फिर उसे इग्नोर करके स्टडी रूम में चली जाती है। फिर शी जाके दरवाज़ा खोलती है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा सेटअप करने वाले आए होते हैं। हाउजू फिर कहता है कि घर में कौन सीसीटीवी लगवाता है और शी के खिलाफ होता है, लेकिन घर की मेड यानी सिस्टर जैंग उसे समझाती हैं। हाउजू फिर मान जाता है। फिर शी वर्कर्स को अंदर ले जाके बताती है कि कहाँ कहाँ कैमरास लगाने हैं, और फिर सारे कैमरास लगने के बाद अपने फ़ोन और लैपटॉप में उन्हें कनेक्ट करवा लेती है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो एयर हॉस्टेसेस को ट्रेनिंग दे रही होती हैं। फिर वो किसी को मैसेज करती हैं, लेकिन उस इंसान ने इन्हें ब्लॉक कर दिया था। ये लेडी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन्हें। इधर शी सिस्टर जैंग से पूछती हैं कि लिविंग रूम में कोई टीवी क्यों नहीं है, यहाँ पर तो एक बस पेंटिंग है। सिस्टर जैंग कहती हैं कि हाउजू को टीवी नहीं पसंद है, ये पेंटिंग ही उसके लिए टीवी है, दिन भर उसे वो देख सकता है। इस पेंटिंग में हाउजू की मॉम ने उसे पकड़ा हुआ है। और फिर बताती हैं कि कैसे हाउजू की मॉम की डेथ हुई थी। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से हाउजू की कार पानी में चली गई। हाउजू की मॉम ने किसी तरह हाउजू को तो बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाई। हाउजू बाहर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन अंदर से उसे बहुत दुख है। रात को फिर शी को उसकी मॉम का कॉल आता है। ये वही लेडी है जो एयर हॉस्टेसेस को ट्रेनिंग दे रही थी। उसकी मॉम के पूछने पे शी बताती है कि अभी वो अपने एक क्लाइंट के घर पे है। उसकी मॉम फिर पूछती है कि डूफेंग को क्या हुआ है, मैंने उसकी कज़न सिस्टर को इंटर्नशिप दिलाने में हेल्प की थी, डूफेंग ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जिस पर शी बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। शी बोलती है मैं सब बताती हूँ, पहले डैड को भी कॉल पे ले लेती हूँ, वरना मुझे फिर से बताना पड़ेगा। फिर शी बोलती है कि मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैंने डूफेंग के साथ ब्रेकअप कर लिया है। फिर तो उसके मॉम डैड भाई साहब लेक्चर देना शुरू कर देते हैं साथ में। शी फिर कहती है पहले मेरी बात तो सुनिए, मैंने और उसने ब्रेकअप कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास एक नया टास्क है, मुझे उस पर फोकस करने दीजिए, मेरे बारे में चिंता मत करिए। कॉल कटने के बाद शी देखती है कि इतनी रात को हाउजू अकेले कहीं जा रहा होता है। फिर वो भी तुरंत तैयार होकर उसके पीछे जाने लगती है। हाउजू मना भी करता है, लेकिन शी कहाँ मानने वाली थी। इधर हम देखते हैं रात में कुछ लोग अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहे होते हैं और हाउजू भी वहीं शी के साथ पहुंचता है। कुछ लोग उसे बताता है कि वो उसकी नई ड्राइवर है, और कुछ लोग उसे बताता है दूर की रिश्तेदार है। वहाँ पे शिंग भी उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब कोई लड़का एस कर्व पे गाड़ी चला के अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाने वाला था, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। उस बेचारे से तो ये हो नहीं पाता है, उल्टा पोल्यूशन बहुत होता है। फिर वहाँ पे कुछ लोग शी को एस कर्व चैलेंज देते हैं। हाउजू उसके साइड से कहता है कि हमेशा ये लेफ़्ट स्टेयरिंग वाले कार्स चलाती है, राइट स्टेयरिंग वाले की इसकी आदत नहीं है। लेकिन शी बिना कुछ बोले चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। हाउजू को डर लग रहा होता है। वो शी को बहुत कुछ ज्ञान देने लगता है कि गाड़ी ऐसे चलती है, वैसे चलती है, ये वो। शी तो ऑलरेडी ही बहुत स्मार्ट है, मस्त अपने ड्राइविंग स्किल्स से एस कर्व चैलेंज जीत जाती है। हाउजू तो एकदम शौक ही रह जाता है, और फिर वापस जाते समय उसकी बहुत तारीफ़ भी करता है। तभी उसको रेस्क्यू टीम फ़ोन आता है, एक इमरजेंसी थी। दोनों वहाँ पहुँचते हैं। एक बिल्डिंग गिर गई थी, और अब शायद बगल वाली बिल्डिंग भी गिरने वाली है। हाउजू बिना अपने चिंता किए तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है, और शी उसे चोट लगने से बचा लेती है। फिर दोनों हाउजू के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। ऊपर जाने से पहले हाउजू शी को वार्न करता है कि मैं नहीं चाहता सिस्टर जैंग को इन सब के बारे में पता चले, उन्हें बहुत चिंता होगी, तो मत बताना। और हाँ, अगली बार रेस्क्यू करते समय मेरे काम के बीच में मत आना। शी फिर कहती है कि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। अगर रैंकिंग की जाए तो खुद की सेफ्टी सबसे पहले, सेकंड नंबर पे टीम मेंबर्स की सेफ्टी, और फिर फाइनली जिन्हें सेव करना है उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। फिर हाउजू बोलता है कि तुमने आज मेरे काम में टांग अड़ाई है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। रात को हाउजू यू का वेडिंग इन्विटेशन कार्ड और एक रिंग देख रहा होता है। अगला सीन अगले दिन यू के शादी का होता है। हाउजू, शिंग और शी भी वहाँ पहुँचे होते हैं। यू के होने वाले हस्बैंड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाउजू ने निकलवा ली थी, जैसे कि उसके पेरेंट्स बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं और ख़ुद वो भी एक डॉक्टर है।
वहाँ पे पहुँच के तो हाउजू और शिंग के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि कैसे वो इस शादी को ख़राब करें। शी उन्हें चुपचाप सुन रही होती है। फिर हाउजू उसे एक रिंग दिखाते हुए कहता है कि मैं आज उसे गिफ्ट दूंगा ये। शिंग बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, ये बहुत महंगा है। हाउजू कहता है हाँ, इसकी कॉस्ट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बराबर है। शिंग कहता है ये लड़की किसी और से शादी कर रही है, भूल जाओ, फालतू में तुम पैसा फेंक रहे हो, क्यों ना ये पैसा मुझ पे ही फेंक दो। हाउजू का उसके बातों पे ध्यान नहीं था। होस्ट अनाउंस करता है कि अब इन्हें ब्लेस करने की फ्रेंड्स की बारी है। अब वेलकम करिए ब्राइड के एक मिस्टीरियस फ्रेंड को, हाउजू। यू तो एकदम शॉक हो जाती है, उसे नहीं पता था कि उसके इनवाइट करने पे सच में हाउजू वहाँ आ जाएगा। सबसे पहले हाउजू स्टेज पे आके उन्हें कंग्रेचुलेशंस कहता है। फिर सबसे माइक पे कहता है कि हेलो, मैं यू का एक अच्छा फ्रेंड हूँ हाउजू। आज मैं यहाँ यू के 50 से भी ज़्यादा एक्स बॉयफ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यू को यहाँ पे उसके वेडिंग पे कंग्रेचुलेशंस कहने आया हूँ। वहाँ पे सारे गेस्ट अपने में बातें करने लगते हैं कि ये है कौन। फिर हाउजू बोलता है कि मैं यू को अच्छे से जानता हूँ, वो एक रिलेशनशिप में बहुत डिवोटेड है, उसकी चाह कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। प्यार दोगे तो पैसा चाहिए, पैसा दोगे तो स्पेस चाहिए, स्पेस दोगे तो फ्रीडम चाहिए। फिर वो ग्रूम से कहता है कि मैं आज तुमसे ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू इस कचड़े को लेने के लिए। बाय द वे, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, वेडिंग गिफ्ट लेके आया हूँ। देखो, बड़ा सा डायमंड रिंग, तुम्हारे सारे एक्स ने पैसे जोड़कर इसे खरीदा है। फिर वो उसे रिंग भी दे देता है। ग्रूम के फ्रेंड्स तो एकदम गुस्सा आ जाते हैं। फिर मस्त तीनों पूरा लड़ते भिड़ते पूरा वेन्यू ख़राब करते हुए वहाँ से निकल लेते हैं। गाड़ी में आके उस बवाल को याद करके दोनों शिंग और हाउजू खूब हंसते हैं। इधर ये यू से पूछता है कि तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। यू कहती है हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन पास्ट में। ग्रूम बोलता है कि हमें इससे डील करना ही होगा, आज उसकी इतनी बेइज्जती जो हो गई। यू तब बोलती है वो साइको है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो शादी में आ जाएगा। इधर अंकल ली पूछते हैं डूफेंग से कि उसने फिर से क्यों डोर बदलवा लिया। तो डूफेंग कहता है बहुत लंबी कहानी है, अंदर चलिए बताता हूँ। अंदर आके डूफेंग झूठ बोलना शुरू करता है। कहता है कि मैंने शी से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि वो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में है। मैंने उन दोनों को साथ में एक स्ट्रीट पे देख लिया था। वो मुझे पागल बना रही थी और बिज़ी होने के बहाने से उस क्लाइंट से मिलने जाती थी। इधर शिंग के रेस्टोरेंट का एक कुक उससे एक नूडल्स का बोल पकड़ाता है। शिंग कहता है कि तुमने इसमें इतना मीट डाल दिया, इससे 3 लोगों के नूडल्स में डला सकता है। तो वो कुक कहता है कि ये मीट कल का है, फ्रेश नहीं है, हम इसे कस्टमर्स को तो नहीं दे सकते, तो मैंने ये आपके लिए बनाया है। शिंग तब खुश हो जाता है। इधर शिंग के पास उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक एम्प्लॉई आती है, अपना फैशन दिखाती है जो कि बहुत लाउड था। शिंग कहता है वही मैं सोचूं सुबह से क्यों कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे, तुम्हारी वजह से। इधर हम देखते हैं हाउजू और शी जिम में होते हैं। शी की कोच यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड यान का ब्लाइंड डेट का गेम ओवर हो गया है। यान फिर पूछती है तुम्हारा क्या हाल चाल है, जिस पर शी बोलती है कि मेरा क्लाइंट बहुत बदमाश है। तो यान कहती है मैं उनका फीडबैक लेने आज दोपहर को आऊँगी। तभी हाउजू बोलता है कि उसे स्टार फिश राइस खाना है। तो शी तुरंत शिंग के रेस्टोरेंट से ऑर्डर भी कर देती है। फिर हाउजू उससे बोलता है कि मेरे पीठ पीछे मेरे बुराई करती हो। तो शी कहती है हाँ, और तुम तो वर्कआउट पे फोकस नहीं करके मेरी बातें सुन रहे थे। इधर हम देखते हैं शिंग कंपनी पहुंचता है। आगे हम देखते हैं कि कोच भी कंपनी पहुंचती है और फिर हाउजू के कैबिन में पहुंचती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं यान हूँ, ईगल सिक्योरिटी कंपनी की कोच, यहाँ पे फीडबैक लेने आई हूँ। फिर वो पूछती है कि आप मिस्टर हाउ है ना, हाउजू। लेकिन फिर शिंग बात पलटते हुए कहता है कि आपने आज लंच किया है, आप कुछ खाना चाहेंगी। तो फिर यान कहती है मिस्टर हाउ तो इस एज पे बहुत सक्सेसफुल है, खाना बनाना भी आता है, बहुत अच्छे डिज़ाइनर भी हैं। शिंग बोलता है आपको भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ मिस्टर हाउ से पूछने आई हूँ कि क्या वो शी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। शिंग बोलने लगता है हाँ, वो बहुत अच्छी है, वो ड्राइव कर सकती है, रिस्पॉन्सिबल है, आई थिंक वो ग्रेट है। मैं सोच रहा हूँ अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उसे ज़िंदगी भर हायर करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे शी और हाउजू भी पहुँच जाते हैं। शी हाउजू से बताती है कि ये हमारी कंपनी की कोच है। शिंग तो बेचारा अपना मुंह छुपाने लगता है। कोच कहती है मैंने सुना है कि आप शी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। हाउजू कहता है सेटिस्फाइड, किसने कहा। तो फिर कोच कहती है मिस्टर हाउजू, मुझे लगता है आपके पास शी के लिए ओपिनियंस है,
तो हाउजू बोलता है हाँ बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, ये मेरी बात नहीं मानती है। दूसरा, 24 घंटे मुझे फॉलो करती है। कितनी अनोइंग है ना। तो फिर कोच कहती है यही तो शी का जॉब है, फ्यूचर में अगर आपके कोई और सजेशंस होंगे तो मुझे बताइएगा। तो फिर हाउजू कहता है नाइस, ये अच्छी कंपनी है, मैं इसके बारे में कंप्लेन भी कर सकता हूँ। तो फिर अच्छे कम्युनिकेशंस के लिए कोच उसको वीचैट पे ऐड करने के लिए कहती है। तो हाउजू शिंग को कह देता है ऐड करने के लिए। शी और कोच के जाने के बाद हाउजू पूछता है तुम उसको लाइक करते हो ना। तुम अपनी आंखें कोच से हटा ही नहीं पा रहे थे। इधर ये दोनों लंच कर रही होती हैं। शी शिंग के बारे में कोच को बताती है कि वो हार्ड वर्किंग है और उसका एक रेस्टोरेंट भी है। तुम्हें देख के वो नर्वस हो गया था। फिर उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। कोच कहती है वो सक्सेसफुल तो था लेकिन वो मेरे लिए नहीं था। शी तब पूछती है तब तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। कोच कहती है मुझे ज़्यादा कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी केमिस्ट्री चाहिए। शी कहती है तब तो ये सबसे मुश्किल है। इधर शिंग कोच की फ़ोटोज़ देख के कहता है कि मैं प्यार में फंस गया, वो कितनी परफेक्ट और केयरिंग है। हाउजू बोलता है छोड़ो ये सब तुमसे ना हो पाई। इधर कोच शी से बताती है कि मेरे फादर का फ़ोन आया था, वो मुझसे 200,000 युआन यानी 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं हर महीने उन्हें पैसे भिजवाती हूँ, पता नहीं वो पैसे कहाँ खर्च कर देते हैं। शी बोलती है हम दोनों की सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर कोच कहती है कि अगर मैं एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल मैन से शादी नहीं करूँगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो शी पूछती है व्हाट इफ़ कोई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन रिच नहीं हुआ तो? कोच कहती है मैं तब उसे प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी, मैं उस पर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। अगला सीन रात का होता है जहाँ हम देखते हैं कि हाउजू बड़ी मेहनत से एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है और वहीं पे उसकी आँख भी लग जाती है। अगला सीन कंपनी का होता है। सबको हाउजू की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें हाउजू ने अपनी प्रोफेसर को लिखा था कि शायद आपको पता होगा कि मैं यहाँ वापस क्यों आया हूँ। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ क्योंकि मेरी कंपनी में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सारे एम्प्लॉयज़ वो ईमेल पढ़ते हैं। शी तुरंत हाउजू के पास जाके पूछती है तुम श्योर हो वो तुम्हारा ईमेल है? जिस पर हाउजू कहता है हाँ। फिर तुरंत शी पुलिस को कॉल करती है क्योंकि किसी ने हाउजू के कंप्यूटर को हैक कर लिया था। फिर हाउजू उसके डैड के बुलाने पे उनके पास जाने लगता है। बाहर सारे एम्प्लॉयज़ उसके बारे में बातें बना रहे होते हैं। हाउजू सबसे चिल्ला के कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाँ वो ईमेल मैंने ही लिखा था और मेरा कंप्यूटर हैक हो गया है, जो करना है कर लो। इधर प्रेसिडेंट हाउजू से कहते हैं कि मैंने मिस्टर मा को कह दिया है कि एक अनाउंसमेंट ड्राफ्ट करें ताकि सबको पता चल जाए कि ये ईमेल तुम्हें फंसाने के लिए किया गया। हाउजू कहता है मैंने जस्ट अभी सबको बाहर बता के आया है कि वो मेरा आइडिया था, मैंने सारा ईमेल लिखा है। तो फिर प्रेसिडेंट हाउस पे गुस्सा आ जाते हैं। हाउजू कहता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरा कंप्यूटर हैक हुआ है और आज मीटिंग में मेरा प्रेजेंटेशन देखिएगा, मेरी एबिलिटी आपको पता चल जाएगी। इधर मीटिंग में जब हाउजू प्रेजेंटेशन शुरू करता है तो उसके प्रेजेंटेशन में किसी ने गड़बड़ कर दी थी। फिर प्रेसिडेंट हाउजू को छोड़ के वहाँ से सबको जाने को कह देता है और फिर हाउजू को बहुत डांटने लगता है। शी तुरंत उठती है और कल रात के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, प्रूव करने के लिए कि कल रात भर हाउजू जग के प्रेजेंटेशन बना रहा था। फिर प्रेसिडेंट हाउस से सॉरी कहते हैं और अब बोलते हैं अब तुम्हारे प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं, अभी तक तो वो लीक हो गया होगा। फिर उसके पास जाके कहते हैं मैंने सुना है कि तुम रेस्क्यू करने फिर से गए थे। हाउजू समझ जाता है कि उन्हें ये बात पक्का शी ने बताई है। फिर प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि तुम्हारे लिए लगता है 2-3 बॉडीगार्ड और रखने पड़ेंगे, तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हो, तुम्हारे वजह से बेचारी शी थक जाती है। हाउजू कहता है मुझे बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं रेस्क्यू करने इमरजेंसी में ज़रूर जाऊंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर मा आके बताता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हाउजू का बनाया हुआ प्रपोजल प्रेजेंटेशन चला गया, तो क्या हमें ये मिलने वाला प्रोजेक्ट क्विट कर देना चाहिए? प्रेसिडेंट हाउ कहता है कि मुझे प्रोजेक्ट से मतलब नहीं है, लेकिन हमें हाइचन ग्रुप से फ्यूचर में भी कॉपरेशन रखना है जिसके लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है। इधर हम देखते हैं हाउजू शी को कहता है कि रेस्ट ले लो, मैं तुम्हें कॉफ़ी ट्रीट करूँगा, और फिर ऑफिस किचन में जाके बताता है कि कैसे कॉफ़ी बनाया जाता है। अगर कप ऐसा है तो फिर 70% कॉफ़ी पाउडर डालना होता है और फिर उसमें पानी जो कि 83 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। उसे फिर कॉफ़ी दे के आज के लिए थैंक यू कहता है। अब इतना मक्खन इसलिए लगा रहा था ताकि वो उसकी फ्रेंड बन जाए, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करें और एक दूसरे के सीक्रेट्स ना बताएं। शी समझ जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन जब भी तुम रेस्क्यू करने जाओगे या फिर कोई ऐसा काम करने जाओगे जिसमें तुम्हारी सेफ्टी को खतरा है, तब तो मैं प्रेसिडेंट हाउस से पक्का बताऊंगी। ये उसका जॉब जो है
शी कहती है रेस्क्यू टीम में काम करना अच्छा है, लेकिन मैंने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो रेस्क्यू टीम में काम करता है लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं जानता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मा और प्रेसिडेंट हाउ पहुंचे होते हैं इस इंसान बाओ से मिलने, जो उन्हें देख के बहुत नर्वस होता है। फिर बाओ प्रेसिडेंट हाउ से कहता है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मैंने आपको मेरा कार्ड दिया था, मैं नहीं सोच आप मुझे याद रखेंगे। मिस्टर मा कहता है कि प्रेसिडेंट हाउ को टैलेंट्स पसंद है, इसीलिए तुम उन्हें याद हो। बाओ कहता है प्रेसिडेंट हाउ आई एम सॉरी, इस बार मेरा डिज़ाइन आपकी कंपनी के डिज़ाइन को कंपटीशन देगा। हाउजू ने जो प्रपोजल डिज़ाइन बनाया था वो तो उड़ गया था क्योंकि उसका कंप्यूटर हैक हो गया था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउ और मिस्टर मा उसे लालच देते हैं कि अगर वो अपनी छोटी सी कंपनी छोड़ के प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी में आ जाए तो उसको डायरेक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी और सैलरी भी डबल मिलेगी। बस बाओ को अपना प्रपोजल डिज़ाइन कल प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी के तरफ से प्रेजेंट करना है। अगर कल प्रेसिडेंट हाउ को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसे डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी। अब भाई इतना लालच मिलेगा तो बाओ को तो मानना ही था। इधर हम देखते हैं शी कंपनी में होती है, काम कर रही होती है, तभी अचानक उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती हैं। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारा कस्टमर कैसा है, जिस पर शी कहती है ठीक ठाक है। फिर वो पूछने लगती है कितने साल का है वो और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तभी वहाँ पे हाउजू पहुँच जाता है। शी दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। शी की मॉम को तो हाउजू में अपना सन इन लॉ दिख रहा था। फिर हाउजू वहाँ से चला जाता है ताकि दोनों बात कर सकें। फिर शी की मॉम उससे पूछती हैं कि बॉडीगार्ड बनने से पहले तुम इसको जानती थी, जिस पर शी जवाब देती है हाँ काइंड ऑफ जानते ही थे। तो उसकी मॉम कहती है हाँ तब ठीक है। इधर हम देखते हैं हाउजू अपने कैबिन में खुशी खुशी चॉकलेट्स निकालता है। शी कुछ फाइल्स लेके वहाँ पहुँचती है जो प्रेसिडेंट हाउ ने दिए थे। हाउजू पूछता है तुम्हारी मॉम कहाँ है, जिस पर शी कहती है वो चली गई। मेरी मॉम के लिए तुम इतने अच्छे बन रहे हो, इतना तो मेरे लिए कभी अच्छे नहीं बने। हाउजू बोलता है अगर तुम अपनी मॉम की तरह सुंदर होती तो मैं भी तुम्हें चॉकलेट देता। और फिर कहता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े होंगे। शी बताती है कि मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स 17 साल पहले ही हो गया था। मेरे डैड तो मॉम से फिर से शादी करना चाहते थे लेकिन मेरी मॉम नहीं मानी। दोनों सिंगल पड़े हैं। फिर चॉकलेट लेके थैंक्स बोल के चली जाती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर मा ऑफिस में बाओ को ले आते हैं और सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस समय तो हाउजू सो रहा था। फिर मिस्टर मा बाओ को उसका कैबिन दिखाते हैं जो कि हाउजू के कैबिन के जस्ट बगल में था। आगे हम देखते हैं कि हाउजू शी से पूछता है कि इस नए डिज़ाइनर का नाम क्या है, जिस पर शी बताती है बाओ। ये सुन के हाउजू कहता है नो वंडर मेरे डैड ग्रेट हैं, इतने कम टाइम में उन्हें इतना वंडरफुल डिज़ाइनर मिल गया। अगला सीन अगले दिन का होता है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रेसिडेंट हाउ सारा क्रेडिट बाओ को देते हैं क्योंकि उसी के अच्छे प्रपोजल डिज़ाइन की वजह से आज उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया था। सीढ़ियों पे बाओ गिरने ही वाला था, तब तक शी उसे पकड़ के बचा लेती है। हाउजू को थोड़ा थोड़ा इतना सा तो बुरा लगा ही। फिर प्रेसिडेंट हाउ मिस्टर मा को सेलिब्रेशन पार्टी का इंतज़ाम करने को कहते हैं। अगला सीन रात का होता है। हम देखते हैं कि हाउजू शी के रूम में आता है और उसे देख के पूछता है तुम्हारे पास फेस मास्क भी है क्या? मैंने सोचा था तुम अपने स्किन का ध्यान ही नहीं रखती हो, तुम्हारा स्किन बिल्कुल डेजर्ट की तरह ड्राई है। और फिर बोलता है कि कल तुम कुछ अच्छा पहनना, मेरे साथ जाना है ना। फिर उसका क्लोजेट खोलने ही वाला होता है, तब तक शी तुरंत उसे रोक लेती है। हाउजू पूछता है क्या तुमने अंदर किसी लड़के को छुपाया हुआ है? शी कहती है हाँ। तो हाउजू बोलता है तो अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कि तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े चूज़ करे कल के लिए, कल बॉडीगार्ड जैसे मत पहनना, मुझे एम्बैरेस मत करना। शी कहती है तब तो मैं तुम्हें पक्का डिसअपॉइंट करूंगी। अगर हम कोई ऐसा इवेंट अटेंड करते हैं तो कुछ ऐसा पहनते हैं जिससे कम से कम लोग ध्यान दें। हाउजू कहता है अपना बेस्ट देना अच्छा पहनने का, वरना तुमसे मैच करने के लिए मुझे बेकार पहनना पड़ेगा। शी कहती है तब ठीक है थैंक यू। और फिर बेचारा हाउजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब बाओ ऑफिस में पहुँचता है तो वो देखता है कि कोई भी नहीं है वहाँ पे। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पार्टी में इनवाइट किए गए लोगों का लिस्ट मांगता है। उस लिस्ट में बाओ का नाम नहीं था। इधर पार्टी में हाउजू प्रेसिडेंट हाउ से पूछता है कि बाओ कहाँ है। प्रेसिडेंट हाउ कहता है कि मेरे कंपनी के बिना उसका डिज़ाइन कचड़ा होता। वैसे भी मैंने उसे कल बहुत सारे लोगों के सामने तारीफ दी थी, उसे बहुत मिल गया है। उसे तो ज़िंदगी भर मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने उसे मौका दिया। ये प्रेसिडेंट हाउ बड़ा सेल्फिश इंसान है। हाउजू को फालतू का ज्ञान देता है कि जब तक वो दूसरों को दबा के आगे नहीं बढ़ेगा उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, मतलब कुछ भी। लेकिन हाउजू अपने सेल्फिश डैड की बात एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकालता है।
पार्टी हॉल में आके हाउजू शी से कहता है कि उन लड़कियों को देखो कितनी वेल ड्रेस्ड हैं और तुम कुछ स्पेशल नहीं की हो। शी बोलती है मैं अपना काम कर रही हूँ, किसी को मुझे नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, बिना नोटिस हुए मैं जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ। हाउजू कहता है तुम खाती भी हो, मुझे लगता था कि तुम फोटोसिंथेसिस से ज़िंदा रहती हो। फिर मिस्टर मा हाउजू को उसके डैड के पास चलने को कहते हैं। प्रेसिडेंट हाउ के साथ दूसरे कंपनी के प्रेसिडेंट्स भी थे। प्रेसिडेंट हाउ सबसे बताते हैं कि ये मेरा सन हाउजू है, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, लेकिन आपके बेटे से अच्छा नहीं है। और फिर प्रेसिडेंट हाउ हाउजू के सामने ही बाकी प्रेसिडेंट्स के बेटों की तारीफ करने लगते हैं। हाउजू को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। शी समझ जाती है, कॉल के बहाने से उसे बुलाती है। हाउजू भी खुश हो जाता है इसके काम पे। आगे हम देखते हैं मिस्टर मा ऑफिस की ही एक एम्प्लॉय से मिलता है। दोनों रिलेशनशिप में थे, किसी को बताते नहीं थे क्योंकि ऑफिस में अलाउड नहीं था। ये एम्प्लॉय कहती है कि मैं काम छोड़ रही हूँ। मिस्टर मा कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, हमने डील किया था, तुम्हें मेरा बदला लेने में हेल्प करना है प्रेसिडेंट हाउ की कंपनी से। हम बोले थे ना पक्का मिस्टर मा में कुछ ना कुछ घोटाला है। फिर मिस्टर मा कहता है कि मैं पूरे कंपनी में तुम्हारे अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। फिर ये एम्प्लॉय कहती है कि तुमने जैसा कहा था वैसे मैंने किया, मैंने हाउजू के लैपटॉप को हैक किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मिस्टर मा कहता है कोई जल्दबाजी नहीं है, तुमने थप्पड़ बेटे को मारा और चोट लगेगी उसके फादर को, ये तो बस शुरुआत है। इधर हम देखते हैं एक लड़की शी से पूछती है कि वो सोफे पे पड़ा आदमी कौन है। शी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन उस लड़की को वेटर से पता चल जाता है कि वो हाउजू है। वो लड़की अपनी फ्रेंड के पास जाती है और हाउजू से कनेक्शन बनाने को कहती है। फिर वो कॉल पे बात करने का नाटक करते हुए हाउजू के बगल में बैठती है और हाउजू को सुनाते हुए कहती है कि मैरी ने मुझे यहाँ लाया है, उसने कहा है कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे बहुत सारे कनेक्शंस रखने होंगे, लेकिन मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बोरिंग है। हाय हेलो करने के बाद हाउजू पूछता है यहाँ बहुत बोरिंग है ना, मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। और ये लड़की अपने बारे में बताती है कि वो एक्टिंग इंडस्ट्री में ही है, कुछ ही दिन पहले डेब्यूट किया है और उसके पास कोई काम नहीं है अभी। हाउजू तो अच्छा है ही, पहले उसे मोटिवेट करता है और फिर कहता है कि तुम सक्सेसफुल होगी ज़रूर। और फिर अपने बारे में बताता है कि वो एक डिज़ाइनर है जिसने खुद अभी अभी डेब्यूट किया है और उसके पास भी अभी कोई काम नहीं है। और फिर ये लड़की मौके पे चौका मारती है और वीचैट नंबर ले लेती है। हाउजू उसका अकाउंट देख के पूछता है कि तुमने कोई ड्रामा में रोल नहीं किया, तुम्हारे पास इतने फॉलोअर्स कैसे हैं? वो बताती है मैंने खरीदे हैं, जिस पर हाउजू कहता है तुम तो बड़ी ऑनेस्ट हो। फिर वो कहती है हाँ ये सच है। रास्ते में आते समय ये देखती है कि इसके पोस्ट्स पे हाउजू ने लाइक दिया है और फिर कहती है कि ये उन बाकी लड़कों जैसा नहीं है जिनसे मैं पहले मिली थी, कोई लड़का मेरा पोस्ट ही नहीं पढ़ता था। हाउजू सच में बहुत अच्छा है। फिर अगला सीन अगला दिन, प्रेसिडेंट हाउ और बाओ लिफ्ट में अकेले होते हैं। प्रेसिडेंट हाउ बताते हैं कि कल का पार्टी बहुत बोरिंग था, वहाँ पे सिर्फ पीने वाले आए थे और मुझे पता था कि तुम अच्छे ड्रिंकर नहीं हो, तुमने इतने दिन से मेहनत की थी तो मैंने सोचा तुम्हें रेस्ट करने दूं, इसीलिए पार्टी में नहीं बुलाया था। बाओ भी खुश हो जाता है, कहता है कोई बात नहीं। इधर हम देखते हैं शिंग अपने रेस्टोरेंट में गाना गा रहा होता है, सबको उसका गाना पसंद आता है। एक वर्कर पूछती है किससे इंस्पायर हुए हैं आप? शिंग डायरेक्ट कहता है लव। फिर वो कहती है आपने खाना नहीं खाया है, चलिए हमारे साथ खा लीजिए। शिंग कहता है मैं तुम लोग के साथ खाने वाला नहीं हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर बाओ के खाना खाते समय जब वहाँ पे हाउजू पहुँचता है तो वो तो एकदम नर्वस हो जाता है, इतना नर्वस था कि आधा खाना चॉपस्टिक से गिरा देता है। फिर हाउजू बिना कुछ उससे बात किए शी के पास अपने टेबल पे आ जाता है। शी से बोलता है मैं उससे कहना चाहता था कि मैं क्विट करना चाहता हूँ और उससे प्रोजेक्ट का लीडर बनाना चाहता हूँ, लेकिन देखो उसे वो लीडर बनने के लिए फिट नहीं है। मुझे तो अब ये कहना ही चाहिए कि मेरे फादर की आंखें बड़ी तेज़ हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिंग पहुंचता है ईगल सिक्योरिटी कंपनी। कोच से मिलते ही वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो बड़ी अच्छी लग रही हैं। फिर वो पूछता है कि क्या उन्हें वो याद है? कोच कहती है हाँ। शिंग बोलता है अच्छा हुआ आपको याद है, मैंने सोचा था आप भूल गई होंगी। फिर आखिरकार पॉइंट पे आता है और कहता है आज मैं आपको डाइन करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में इन्वाइट करने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वीचैट पे इन्वाइट करना उतना सिंसियर नहीं है, तो खुद आ गया। कोच तुरंत हाँ कह देती है। शिंग एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी मान गई? वेल मुझे नहीं लगा था कि आप एक बार में मान जाएंगी। आपको पता है पहली बार मैं किसी लड़की को अपने साथ डाइन करने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, मुझे लगा था आप रिजेक्ट कर देंगी। अच्छा है, पहले मैंने सोच के रखा था कि अगर आप रिजेक्ट करेंगी तो मैं रोज़ यहाँ आके आपका वेट करूँगा जैसे लोग ड्रामाज में करते हैं, जब तक आप मान नहीं जाती। कोच कहती है तुम पूछोगे नहीं कि मुझे कहाँ खाने जाना है?
शिंग कहता है एग्जैक्टली मेरा पहली बार है ना, एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ। बताइए आप क्या कहना चाहेंगी। कोच बोलती है ब्लॉसम वेस्टर्न रेस्टोरेंट 6 बजे शाम को, क्योंकि अभी उसके क्लासेस हैं। शिंग भी ठीक है कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कोच शी को मैसेज करती है जैसा तुमने कहा था शिंग कंपनी आया था, उसने डिनर के लिए इनवाइट किया है, लेकिन मैं उसे खुद पर गिव अप करवा के रहूँगी। आगे हम देखते हैं कि शिंग उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां कोच ने आने को कहा था। उस रेस्टोरेंट की डिशेस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। कोच तो वहां पहुंचती है अपनी 2 ट्रेनीज के साथ। बेचारे शिंग ने सोचा था कि वो अकेले कोच के साथ रहेगा, लेकिन अब उन्हें जाने के लिए भी तो नहीं कह सकता था। वो दोनों ट्रेनीज तो बहुत सारा खाना मंगवाती हैं। शिंग तो जानता है ये बहुत ज़्यादा बिल आने वाला है, इसलिए खुद बेचारा पानी पी के काम चलाता है। फिर और पानी लेने के बहाने से जाता है और पूछता है कि कितना बिल है। रिसेप्शनिस्ट बताती है 1888 युआन, ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज़। ये अमाउंट सुन के शिंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो डिस्काउंट लेने की बात करने लगता है, तब वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन लेडी ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। उन्हें छोड़ते समय शिंग कोच से कहता है कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुमने पेमेंट किया है, तो क्यों ना फिर से चलेंगे डिनर के लिए और अगली बार शिंग की ट्रीट होगी। कोच बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। रात को कोच सारा कुछ सुबह का बात शी को बता रही होती है और कहती है वो तो समझ ही गया होगा कि उसका मेरे पे कोई चांस नहीं। इधर शिंग हाउजू से बात कर रहा होता है। इधर शिंग अलग ही ख्यालों में। इसे लग रहा है कि क्योंकि कोच ने इतना महंगे डिनर का पेमेंट किया है तो वो भी शिंग को लाइक करती है, लेकिन कभी शो नहीं करती। फिर हम देखते हैं हाउजू आता है शी के पास और उसको बताता है कि कोच और शिंग का जल्दी ही रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, क्योंकि शिंग बता रहा है कि कोच उससे अट्रैक्ट हो रही है। कॉल पे कोच सब सुनती है तो वो चिल्लाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो हाउजू कहता है शिंग जानता है कि कोच गिव अप करवाना चाहती है, लेकिन शिंग फिर भी ट्राई करेगा। अगला सीन होता है कंपनी का अगले दिन। प्रेसिडेंट हाउजू को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देते हैं और कहते हैं प्रोजेक्ट का काम अगले मंडे से शुरू हो जाना चाहिए, ये तुम्हारे पास अच्छा चांस है खुद को प्रूव करने का। इधर हम देखते हैं वो गैंगस्टर खेलते खेलते अपने पैसे हार जाता है। उसके बाकी साथी कहते हैं कि अब हमें खेलना छोड़ देना चाहिए। तो गैंगस्टर कहता है कि मेरे पास एक एटीएम इंसान है। फिर वो तुरंत मिस्टर मा को मैसेज करता है कि क्या काम करना है, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि अभी कोई काम नहीं है। फिर वो गैंगस्टर तुरंत बाहर चला जाता है उन्हें कॉल करने। कॉल पे मिस्टर मा से कहता है कि उससे 50,000 युआन यानी 5 लाख रुपए चाहिए। तो मिस्टर मा कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हाउजू के पास बॉडीगार्ड है, बाकी प्लान कैंसिल। और फिर मिस्टर मा गैंगस्टर को 5 लाख रुपए देने के लिए मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर एक पैकेज लेके डिलीवरी ट्रक में रख देता है और वो पार्सल होता है हाउजू के घर के लिए। हाउजू बोलता है शायद ये वो स्लीपर्स हैं जो मैंने सिस्टर जैंग के लिए ऑर्डर किया था। शी जब पैकेज खोलती है तो उसमें एक मरा हुआ चूहा था और साथ में उसमें हाउजू की फ़ोटो भी थी। फिर शी और हाउजू उस कंपनी पहुंचते हैं डिलीवरी वाले। वहाँ का वर्कर चेक करके बताता है कि ये बारकोड फेक है। आजकल ऑनलाइन ये फेक डिलीवरी शीट्स बहुत आराम से मिल जाती हैं। शी फिर उस वर्कर को उस डिलीवरी मैन का फ़ोटो दिखाती है। तुरंत उसे पहचान के वो उसे बुलाता है। वो डिलीवरी मैन उस पैकेज को देख के बताता है कि हाँ उसी ने ये डिलीवर किया था, लेकिन जब उसने बारकोड स्कैन करना चाहा तो वो काम नहीं कर रहा था। शायद किसी को डिलीवरी के पैसे बचाने थे। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हाउजू, शी और सिस्टर जैंग शॉपिंग करने आए होते हैं। शी नोटिस कर दिए कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है, उनके पिक्चर्स क्लिक कर रहा है छुप के। और फिर ये बात वो सिस्टर जैंग और हाउजू को भी बताती है। हाउजू तो उस गैंगस्टर को देख के बहुत गुस्सा भी जाता है, क्योंकि वो छुप के उनके पिक्चर्स ले रहा था। वो फिर उनकी फ़ोटोज़ खींचते हुए कहता है कि तुम लोग कर ही क्या लोगे। सिस्टर जैंग फिर उन्हें इग्नोर करने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर वो पिक्चर्स मिस्टर मा को भेजता है। तो ये परेशान होकर पूछते हैं कि तुम ये फ़ोटोज़ भेज के करना क्या चाहते हो। वो गैंगस्टर कहता है कि उससे बस पैसे की ज़रूरत है। मिस्टर मा जाके वो फ़ोटोज़ प्रेसिडेंट हाउ को दिखा दें और साथ ही साथ हाउजू का नंबर मांगता है। आगे हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर हाउजू को मैसेज करके चैलेंज करता है कि वो एक सुनसान बिल्डिंग में आए 11 बजे अकेले, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है। ऑफिस आके तुरंत शी को प्रेसिडेंट हाउ का बुलावा आ जाता है। उनके कैबिन में जाने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वो हाउजू पे नज़र रखें। इधर हम देखते हैं कि हाउजू शिंग को करके कहता है कि वो कंपनी के बैकडोर पे पहुंचे अपने कार के साथ कुछ लूज फिटिंग कपड़े लेके। इधर शी प्रेसिडेंट हाउ से कह रही होती है कि मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है वो गैंगस्टर बस आपको परेशान करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है।
रही बात पैसे की तो आप उसे फूटी कौड़ी भी मत दीजिएगा। हाउजू को प्रोटेक्ट करना मेरा जॉब है, चिंता मत करिए, मैंने पहले भी इससे डेंजरस केस हैंडल किया था। प्रेसिडेंट हाउ भी शी की बात मान लेते हैं और उससे थैंक यू कहते हैं। इधर हम देखते हैं हाउजू सक्सेसफुली कंपनी से निकल लेता है। शी को जब पता चलता है कि हाउजू वहाँ नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और हाउजू के पीछे जाने लगती है। इधर हम देखते हैं शी के फादर डूफेंग के अपार्टमेंट पहुँच रहे होते हैं और बीच में अंकल ली से कुछ बातें भी करते हैं। इधर हम देखते हैं खाना खाने के बाद डूफेंग बर्तन धोने जा ही रहा होता है, तब तक शी के फादर वहाँ पहुँचते हैं। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो डूफेंग की गर्लफ्रेंड है मई, वो बहुत टाइम से डूफेंग के साथ है, और फिर खुद की बहुत तारीफ करने लगती है। सारी बातें सुन के शी के फादर भड़क जाते हैं और फिर वो डूफेंग से पूछते हैं, बताओ मुझे, तुमने लोगों को क्यों कहा है कि शी ने तुम्हें चीट किया है, बल्कि तुम उसे कर रहे थे। और फिर कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुमसे शी की तरफ से माफ़ी मांगने आया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हारी सारी गलती है। अब इन चीटर डूफेंग को भी गुस्सा आ जाता है। कब से वो शी के फादर को अंकल अंकल कह के बुला रहा था, लेकिन अब वो उन्हें उनके नाम से बुलाने लगता है। ये बुद्धू महारानी कहती है कि वो डूफेंग पे ट्रस्ट करती है। डूफेंग उसके साथ आने से पहले शी से बहुत पहले ही ब्रेकअप कर चुका था। दोनों मिलकर शी के फादर को बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। उन्हें यहाँ पे हार्ट अटैक भी आ जाता है। पहले दोनों को लगता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में इन दोनों के दिमाग में दिमाग आता है आखिर। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस का ड्राइवर उनसे कहता है कि आप दोनों इनके फैमिली के हैं ना, तो अंदर आइए। दोनों बोलते हैं हम इनके फैमिली के नहीं हैं और तुरंत शी का नंबर उन्हें दे देते हैं। इधर शी हाउजू का पीछा ही कर रही होती है। शी को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। शी उनसे बोलती है कि वेल, अभी मैं किसी काम में फंसी हुई हूँ, मैं वहाँ पे अभी तो नहीं आ पाऊँगी, मैं अभी किसी और को वहाँ भेजती हूँ। ये दोनों बेदिमाग इधर परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि काश शी के फादर एकदम ठीक हो, वरना सारा इल्ज़ाम इन दोनों पे ही आएगा। इधर हम देखते हैं हाउजू शिंग की वैन लेके पहुंचता है उस पुरानी बिल्डिंग में जहां उस गैंगस्टर ने उसे बुलाया था। वो गैंगस्टर उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे होता है, उसे ऊपर आने को कहता है। हाउजू फिर वहां पहुंच भी जाता है। अब ये गैंगस्टर तो गैंगस्टर का ही काम करेगा, पहले पीठ पीछे वार करता है। ऑफ कोर्स हाउजू को तो एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही पिटा जाता है। कुछ कांटेदार चीज़ों पे गिरने ही वाला होता है, तब तक शी आके उसे बचा लेती है। अब इन गैंगस्टर भाई साहब को तो बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार शी के हाथों से पिटा चुके होते हैं। शी को तो ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ ही रहा था, पीट के रख देती है बेचारे को। हमारी शी तो बहुत स्मार्ट है, उसने आने से पहले पुलिस को भी कॉल कर दिया था। फिर हम देखते हैं कार में आके शी कोच से अपने डैड का हालचाल पूछती है। कुछ बताती है कि तुम्हारे डैड को मिनी हार्ट अटैक आया था, उनका ऑपरेशन हो गया है और वो अब ठीक है। शी कोच को थैंक यू बोलती है और कहती है तुरंत पहुंच रही है। हाउजू पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। शी को तो ऑलरेडी उस पर गुस्सा आ रहा था। कहती है मुझे नहीं पता अब तुम्हारे लिए कहाँ सेफ है, सो प्लीज़ मेरे साथ रहो, डॉक्टर्स ने जस्ट मेरे डैड की ज़िंदगी बचाई है। हाउजू पूछता है तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। शी कहती है मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करती तो अभी तुम सही सलामत नहीं होते, मैंने सबसे पहले अपना जॉब किया है। शी वहाँ पहुँचती है, तब तक उसके डैड को होश आ चुका होता है। शी उनका हालचाल लेने के बाद कोच से पूछती है कि अचानक से इन्हें मिनी हार्ट अटैक क्यों आया। किनारे ले जाके कोच शी से कहती है कि हॉस्पिटल वालों से उसे पता चला है डूफेंग नाम के इंसान ने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया था और इमरजेंसी लोकेशन था डूफेंग का घर। आगे हम देखते हैं हाउजू शी के फादर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और सॉरी भी कहता है, क्योंकि उसके वजह से शी को आने में लेट हो गया। तो उसके फादर कहते हैं कि काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई बात नहीं। फिर हाउजू कोच को वहाँ टाइमली पहुँचने के लिए थैंक यू भी कहता है। तब कोच कहती है हमारे कंपनी का रूल है कि जब कोई टीम मेंबर अपना काम में बिजी रहता है तो उसके फैमिली मेंबर को चाहे जो कुछ भी हो जाए वो काम छोड़ के बीच में से नहीं जा सकता, तब तक कंपनी उस फैमिली मेंबर का ध्यान रखेगी। तब हाउजू कहता है कि सुनो शी, तुम्हें मुझे अपने भाई की तरह लेना चाहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए, हमारी लड़ाई तो बाद में होती रहेगी। कोच कहती है हाउजू तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें शी को अपना दोस्त मानना चाहिए। तो हाउजू कहता है हाँ हाँ शी तो मेरी दोस्त है। फिर हाउजू और कोच बाहर चले जाते हैं। शी के डैड शी से कहते हैं ये सारी बात अपनी मॉम से मत बताना, वरना पता चला मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। कोच तो ये बात जानती है कि शी अब हाउजू पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लगी है। बाहर आके कोच हाउजू से बताती है कि शी के डैड पे बहुत ज़्यादा कर्जा है फ्रॉड इन्वेस्टमेंट की वजह से। शी कर्जा चुकाने के लिए ही इतनी मेहनत करती है। उसने अपना कार बेच दिया, अपने सारे सेविंग्स दे दिए, कंपनी के डॉर्मेट्री में रहने लगी। वो अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। टू बी ऑनेस्ट आजकल उसकी जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है।
फिर वो आगे कहती है कि मिस्टर हाउजू, ये काम शी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या प्लीज़ आप उसको परेशान नहीं करेंगे? उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हाउजू कहता है मैंने कब उसे परेशान किया? फिर कोच बोलती है कि शी बहुत प्राउड पर्सन है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में अपने फ्रेंड्स से नहीं बताती है। आप गलत मत समझिएगा, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। और फिर बोलती है कि अगर हमारे कंपनी का कोई भी बॉडीगार्ड रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न रिकॉर्ड होता है। अगर आप काम से निकाल देंगे तो हो सकता है कि उसे कभी काम ना मिले। हाउजू पूछता है कि उसके डैड पे कितना कर्ज है। कोच बोलती है सॉरी, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ, और फिर अंदर चली जाती है। फिर शी को गुड बाय कह के पर्स लेके निकल लेती है। बाहर आके शी हाउजू से कहती है अंदर मेरे कंपनी का एक आदमी डैड का ध्यान रख रहा है, कुछ दिनों तक उनका बेड रेस्ट है तो हमें अभी चलना चाहिए। हाउजू बोलता है नहीं, आज हम यहीं रुकेंगे, मैं 2 बेड्स रेंट कर रहा हूँ। फिर शी उस कंपनी से आए हुए ध्यान रखने वाले आदमी को वापस भेज देती है। फिर दोनों डिनर लेने जाते हैं। शी को बड़ा अच्छा लगता है। इधर शी के डैड अंकल ली को कॉल करके कहते हैं कि शी की कोई गलती नहीं थी, वो तो डूफेंग था जो उसे चीट कर रहा था, झूठा इल्ज़ाम शी को लगा रहा था। दोनों फिर खाना लेके वहाँ आते हैं और बताते हैं कि दोनों आज वहीं रुकने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वही एम्प्लॉय जिसका नाम जाओमिन है, मिस्टर मा के साथ चक्कर है, वो उनसे मिलने आती है। दोनों परेशान थे कि अगर उस गैंगस्टर को पैसा नहीं मिला तो वो गैंगस्टर मिस्टर मा का भांडा फोड़ सकता है। ये एम्प्लॉय जाओमिन कहती है क्यों ना हम ये सब यहीं छोड़ दें। मिस्टर मा कहता है हम सब ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें 3 महीने का फुल यूज़ करना है। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहना चाहती हो, पूरा दुनिया घूमना चाहती हो? अब ये सब ये मना ही कहाँ कर सकती है, तुरंत हाँ कहती है। इधर हम देखते हैं दोनों बेड वेड लगाते हैं। हाउजू बोलता है मैं कभी इस पे नहीं सोया, आज इसे एक्सपीरियंस करूँगा, मुझे भी कलेक्टिव लाइफ एंजॉय करनी है। रात को हम देखते हैं कि शी और हाउजू चैटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउजू शी को सॉरी कहता है क्योंकि उसने फालतू में लड़ाई मोल ली थी। अगर वो नहीं जाता तो शी भी यहाँ टाइमली पहुँचती। शी मैसेज करती है चलो अच्छी बात है, तुम्हें ज़्यादा देर नहीं हुई खुद की गलती पहचानने में। फिर हाउजू मैसेज करके पूछता है तुम्हें अपने एक्स पे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? उसकी वजह से तुम्हारे डैड की ये हालत है, तुम्हें इस बारे में कुछ करना नहीं है क्या? शी रिप्लाई करती है कि हाँ करना है। तब हाउजू मैसेज करता है अच्छी बात है, तब हम लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं, मुझे लगा कि तुम कहोगी कि तुमने ऑलरेडी उसको माफ़ कर दिया। तब शी मैसेज करती है अगर मेरे डैड बीमार नहीं होते तो अभी तक तो मैं डूफेंग को भूल गई होती। फिर हाउजू शी और उसके डैड के रिलेशंस की बहुत तारीफ करता है और साथ ही शी की, क्योंकि वो उनके लिए इतना कुछ कर रही है। फिर शी हाउजू और उसके डैड के रिलेशंस के बारे में पूछती है, दोनों इतना अलग अलग क्यों रहते हैं? हाउजू रिप्लाई करता है कुछ नहीं, बस वो मेरी मॉम के लिए बुरे हैं। फिर हाउजू कहता है मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करूँगा। शी प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भी ले लेती है। बस अब गुड नाइट। अगले दिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और तभी उनको कंपनी से ज़रूरी कॉल आता है। कंपनी आके उन्हें पता चलता है कि कंपनी से 2 करोड़ युआन यानी 20 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं। ये बैंक ट्रांसफ़र हुआ था। किसी को भी किसी पे शक नहीं था, सबको लग रहा था ये किसी हैकर का काम है। और ये जो जाओमिन है वो सारा फाइनेंस रिलेटेड काम करती है कंपनी में। जाओमिन कहती है कि कंपनी के बैंक में अब सिर्फ 2 करोड़ रुपए बचे हैं। कंपनी की इनकम अगले महीने आएगी 3 तारीख को 80 करोड़ रुपीस, लेकिन कल ही हमें 6 करोड़ का पेमेंट करना है। अब प्रेसिडेंट हाउ क्या ही कर सकता है, कहता है कि शॉर्ट टर्म लोन लूँगा और ये सारा काम मिस्टर मा को दे देता है हैंडल करने के लिए, और फिर जाओमिन को जाने के लिए कह देता है। प्रेसिडेंट हाउ को बहुत गुस्सा आ रहा था और मिस्टर मा की हवा टाइट हो रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पकड़ा ना जाए, लिटरली काँप रहा था। प्रेसिडेंट हाउ को तो किसी पे शक नहीं था अभी। मिस्टर मा अपने कैबिन में आके बहुत खुश होता है। इधर हम देखते हैं शी की मॉम हॉस्पिटल पहुंच आई होती हैं। शी की मॉम पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या था। मिस्टर वू यानी शी के डैड कहते हैं कि मैं डूफेंग से मिलने गया था और गेस व्हाट, वो दूसरी के साथ था। डूफेंग ने शी को चीट किया है। शी की मॉम को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं मैंने सुना है कि डूफेंग ने टॉप 10 चाइनीज़ राइटर्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो अभी रैंक 10th पे है। उसके वोट्स 11th वाले से 200 ज़्यादा हैं। बस शाम में वोटिंग बंद हो जाएगी। डायरेक्टली अगले सीन में हम देखते हैं कि शी की मॉम अपनी एयर हॉस्टेस ट्रेनीज़ को टिश्यू पेपर्स पकड़ाती हैं और उन्हें अपना प्लान समझाती हैं। फिर सारी ट्रेनीज़ टिश्यू पेपर्स फ्री में बांटते बांटते 11th नंबर वाले राइटर को प्रमोट करती हैं, उसे वोट्स दिलवाती हैं। अगला सीन शाम का होता है। इधर मेई डूफेंग से कहती है कि तुम्हें उस नंबर 63 वाले कॉम्पिटिटर के बारे में वेबसाइट को कंप्लेन करना चाहिए। वो पहले रैंक 11 पे था, फिर अचानक से 10th पे हो गया।
उसने खुद को प्रमोट करके वोटिंग ली है। जिन लोगों ने वोट किया होगा वो तो रीडिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। डूफेंग कहता है अरे नहीं, वो तो ऐसे ही बहुत फेमस है, मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता, उल्टा लोग मेरे बारे में ही बुरा भला बोलेंगे, वैसे भी मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। अगला सीन कंपनी का होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउ से बताते हैं कि उन्होंने जाओमिन का अकाउंट चेक किया, वो क्लियर है। फिर प्रेसिडेंट हाउ जाओमिन की तारीफ़ करने लगते हैं कि वो बहुत अच्छी फाइनेंस पर्सनल है, ब्रिलियंट है, ईमानदार है, 2 बार मैथमेटिकल ओलंपियाड जीती है, उसका मेजर कंप्यूटर था। इधर हम देखते हैं कि शिंग मस्त डिश तैयार करता है और उसे डिलीवर करने जाती है ये एम्प्लॉय जो शिंग को पसंद करती है। ये डिश था स्पेशली कोच के लिए। ये बड़ी मुंह बना के कोच को वो खाना देती है, कहते हुए कि ये शिंग की तरफ से है। फिर गंदा सा मुंह बना के वहाँ से चली भी जाती है। शिंग को कोच का मैसेज आता है कि उसे कितना पेमेंट चाहिए। शिंग मैसेज करता है कि वो स्पेशल और प्राइसलेस डिश तुम्हारे लिए है स्पेशली। कोच का रिप्लाई आता है कि फिर से मत भेजना, मैं इसे डिज़र्व नहीं करती हूँ। पीछे से ये एम्प्लॉय मुंह बना के आई होती है। शिंग वॉइस टाइपिंग कर रहा था, उसकी बातें सुन के ये एम्प्लॉय तो जल भुन जाती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगला सीन रात का होता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि हाउजू को कुछ काम है जिसके लिए उसको सोल साउथ कोरिया जाना पड़ेगा, लेकिन वो मना कर देता है कह के कि वो कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट में बिजी है। अगर आप लोगों को मौका मिले सोल जाने का तो आप लोग मना करोगे? फिर हाउजू शी से कहता है मैंने मन बना लिया है, आज भी हम तुम्हारे डैड के साथ रुकेंगे। फिर शी पूछती है क्यों, जिस पर हाउजू कहता है तुमने नोटिस किया कि भले ही तुम्हारे डैड ने हमें जाने को कह दिया लेकिन वो चाहते नहीं कि हम जाएं। सब फाइनल है, मैंने लैपटॉप ले आया है, हम आज यहीं रुक रहे हैं। फिर आज के लिए बेड्स रेंट करने चला जाता है। शी उसको देख के बहुत खुश भी होती है। रात को जब हाउजू काम कर रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि वो कंपनी से पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स लाना भूल गया। अब भाई काम तो काम है, फाइल्स लेने के लिए कंपनी जाने के लिए तैयार होने लगता है। शी भी आवाज़ से उठ जाती है। हाउजू के मना करने पे भी उसके साथ चलती है बॉडीगार्ड जो है। इधर रात को हम दोनों को कंपनी में देखते हैं। इन दोनों के अलावा हर कोई जा चुका था। शी और हाउजू भी कंपनी पहुंच जाते हैं। ये जाओमिन बहुत डर रही होती है। मिस्टर मा उसे समझाता है कि अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगेंगे। बिल्डिंग के अंदर आके हाउजू कहता है कि वो इतनी रात को कभी कंपनी नहीं आया, बिना लाइट्स के कितना डरावना है ना। शी को डराने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन खुद ही डर जाता है। इधर हम देखते हैं जाओमिन मिस्टर मा से कह रही होती है कि कोई मजाक चल रहा है क्या? इस मैटर के बारे में मैं रात रात तक सोच रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, टकली ना हो जाऊँ मैं। क्यों ना किसी को पता चलने से पहले ही हम सारे पैसे वापस कर दें। अब मिस्टर मा उसको समझाने लगता है तुम पागल वागल हो गई हो क्या, वापस करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो, हम दोनों के दोनों साथ में जेल में सड़ेंगे तब। इधर हाउजू कंपनी में जिस इम्पोर्टेंट फाइल को लेने आया था वो ले भी लेता है और फिर दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। इधर मिस्टर मा अभी भी जाओमिन को समझा रहा होता है और कुछ और शुरू हो जाता है। इधर जब दोनों निकल रहे होते हैं तो क्योंकि जाओमिन और मिस्टर मा कंपनी में ही होते हैं, जाओमिन का पर्स गिर जाता है जिसकी आवाज़ शी सुन लेती है। बिना चेक किए तो इन दोनों को जाना नहीं था, कोई चोर भी तो हो सकता है। हाउजू जल्दबाजी में था। 3, 2, 1 पट से। बेचारे चारों का रिएक्शन अलग अलग था, इसका तो मुंह ही खुला रह जाता है। हाउजू शी के साथ कह के जाने लगता है कि अरे हम यहाँ गलती से आ गए, हमें तो एलिवेटर लेना था, सॉरी मिस्टर मा। अब बेचारे मिस्टर मा की फट जाती है। वो हाउजू को जाके समझाने लगते हैं सुनो मैंने पीवी रखी थी, हम एक दूसरे को नहीं जानते, प्लीज़ ये बात किसी को बताना मत। अगर हाउजू के डैड को पता चला तो मिस्टर मा को रिज़ाइन करना पड़ेगा। हाउजू कह के जाता है कि अरे मैं नहीं बताऊंगा ना, एंजॉय एंजॉय। अब ये जाओमिन का दिमाग घूमता है, बीपी वीपी बढ़ जाता है उसका, परेशान हो जाती है, कहती है कि उसने हमें देख लिया, अब क्या होगा, ये वो दस्त हो। आखिरकार मिस्टर मा उसे संभाल ही लेता है। इधर हाउजू अलग ही मज़े में शी से बोलता है मैं तो मिस्टर मा से एकदम इम्प्रेस्ड हूँ, क्या सरप्राइज़ है, मैं तो अब उनसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। वो सीनियर लीडर है और उन्होंने रूल्स तोड़ा। बेचारे कितना डर गए थे। अगले दिन हम देखते हैं हाउजू कंपनी में मीटिंग के समय अपना हाइचेन प्लान दिखाता है जिसका उसे प्रोजेक्ट मिला था। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद वो सबसे पूछता है कि आप लोग कोई सजेशंस दीजिए। सबके बहुत ओपिनियंस थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था जल्दी। आखिरकार एक दो के गले में आवाज़ जिंदा होती है। हाउजू ने जो प्लान तैयार किया है उसमें बहुत एडवांस्ड मटेरियल लगेंगे, जो बजट है वो भी कंपनी के कंट्रोल में है, लेकिन आज तक वो मटेरियल्स कंपनी में कोई यूज़ नहीं किया है, तो उन्हें डायरेक्ट करने के लिए फॉरेन डिज़ाइनर्स चाहिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉरेन वर्कर्स चाहिए। फॉरेन के टेक्नीशियंस को बुलाने में खर्चा ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा,
मेन प्रॉब्लम है कि इन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं है। हाउजू तब गुस्से से पूछता है कि तो आप लोगों का मतलब है कि मेरा प्लान वर्क नहीं करेगा, है ना? लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता है, सब इंस्टेंट मौन व्रत रख लेते हैं। हाउजू फिर सबको जाने के लिए कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाओ प्रेसिडेंट हाउ के बुलाने पे उनके पास आता है। प्रेसिडेंट हाउ उससे मीटिंग के बारे में पूछते हैं। बाओ तो हाउजू की तारीफ करने लगता है। प्रेसिडेंट हाउ कहता है, अरे मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम सच्चाई बताओ सामने। और तुम्हें पता है कि मैंने क्यों हाउजू को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया? ताकि उसे पता चले कि वो एक कैपेबल इंसान बनने से अभी बहुत दूर है। जैसा उसे होना चाहिए वैसा नहीं है। मैंने उसे इसीलिए चैलेंजेस दिए हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो वो सही से हो, इसके इंचार्ज तुम हो अब से। बाओ जाते समय एक बात कहने के लिए रुकता है कि वो अभी तक डिज़ाइन डायरेक्टर नहीं बना। प्रेसिडेंट हाउ ने तो उस समय बस उसे अपनी कंपनी में लेने के लिए ये बात कह दिया था कि उसे डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाएगी। वो उसे आके समझाने लगते हैं कि डायरेक्टर का बस एक एम्प्टी टाइटल है, असली ज़रूरत है तुम्हारी काबिलियत। तुम क्या सच में चाहते हो कि मैं मीटिंग बुलवा के सबसे बताऊं कि तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो? बाओ कहता है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मेन मुद्दा है मेरी सैलरी। आपने कहा था जब हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो आप मुझे डायरेक्टर की पोजीशन देंगे, जिसकी ईयरली सैलरी है 50 लाख रुपीज़। अब प्रेसिडेंट हाउ और मिस्टर मा नाटक करना शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया क्या? और फिर उसके सामने नाटक में मिस्टर मा को डांटने लगते हैं। फिर वो बाओ से कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, 1 रुपये भी इधर से उधर नहीं होगा। जो हमें प्रोजेक्ट मिला है वो अच्छे से होना चाहिए, तुम अपना सारा एनर्जी उसमें लगाओ, उसे कंप्लीट करने में। ये बेचारे इनोसेंट येट टैलेंटेड इंसान बाओ उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं वो लड़की जो हाउजू से पार्टी में मिली थी, इसका नाम लूलू है। उसके घर में पानी भर गया था। वो हेल्प के लिए अपनी फ्रेंड को कॉल करती है लेकिन वो बिजी थी। अब और क्या चाह रहा था, फिर ये हाउजू को कॉल करती है। हाउजू तो मना नहीं करता है, उससे कहता है कि वो रूम बुक करवा देगा। अगले सीन में लूलू होटल पहुंचती है शी और हाउजू के साथ। लूलू खुश होके हाउजू को थैंक यू बोलती है और कहती है कि कभी भी किसी ने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया है अच्छे से। फिर हाउजू और शी वहाँ से चले जाते हैं। ये लूलू तो बड़ी खुश होती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर मा और जाओमिन दोनों खुश होते हैं, अभी तक पकड़े जो नहीं गए थे। और अब इन पे शक ना हो, मिस्टर मा जाओमिन को ब्लाइंड डेट्स पे जाने को कहता है। ऑफ कोर्स पहले तो जाओमिन नहीं मानती है, लेकिन मिस्टर मा उसे समझा देता है, मान जाती है। फिर जाओमिन के पूछने पे बताता है कि वो 2-3 महीने में कंपनी से रिज़ाइन कर देगा और जाओमिन 1 महीने में रिज़ाइन करेगी। इधर अगले सीन में हम देखते हैं सुबह शी के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए होते हैं। वो हाउजू और शी के साथ अपने घर आए होते हैं। तीनों आते ही सफाई में लग जाते हैं। हाउजू भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। शी पहले अपने डैड को छत पे भेजती है, फिर हाउजू को भी भेज देती है। ऊपर आके भी शी के डैड काम कर रहे थे, हाउजू आके हेल्प कराता है। फिर दोनों बातें करने बैठते हैं। हाउजू कहता है, लगता है आप बहुत चीज़ों से गुजरे हैं। शी के डैड बोलते हैं, तुम स्ट्रेंजर नहीं हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वो बोलना शुरू करते हैं कि जब मेरा बिजनेस था तो मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ सारा पैसा गंवा दिया। कर्ज देने से बचने के लिए मेरे दोनों दोस्त तो अब्रॉड चले गए, लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकता। कर्ज पूरा देना हमारी ड्यूटी होती है। घर और गाड़ी बेचने के बाद भी कर्ज बचा हुआ है। अभी भी शी हर महीने पेमेंट करती है। शी बहुत चीज़ों से गुजरी है, वो अपनी परेशानियाँ किसी को बताती नहीं है। पहले वो एथलीट हुआ करती थी और फर्स्ट नेशनल चैम्पियन भी जीती थी, बट चोट की वजह से रिटायर हो गई। उसने बहुत कुछ झेला है, अब वो बॉडीगार्ड बन गई है। अगर उसे मेरा कर्ज नहीं चुकाना होता तो अभी तक अब्रॉड में ट्रेनिंग के लिए होती। हाउजू बोलता है कि मुझे आप दोनों के बीच के बॉन्ड से जलन होती है। आप दोनों का बॉन्ड कितना अच्छा है, हमें अपने लाइफ्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए। शी फ्रूट्स लेके वहाँ आती है। होटल के बाहर लूलू अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसे शूटिंग के लिए कहीं जाना था। लूलू के फ्रेंड के आइडिया देने पे लूलू उसे साफ मना कर देती है कि उसके प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करके वो फेमस नहीं होना चाहती। इधर हम देखते हैं शिंग शी के ईगल सिक्योरिटी कंपनी पहुंचा होता है। क्लासेस के प्राइस चेक करता है जो कि उसके लिए ज़्यादा होता है। 48 क्लासेस के लिए 90,000। वो वहाँ पे एक कोच से भी मिलता है। पहले उनकी तारीफ़ करके फिर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर कोच कहती है कि क्योंकि तुम सीरियस हो तो मैं भी तुम्हें सीरियसली आंसर देना चाहती हूँ। फिर वो बोलती हैं, शिंग मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमारे बीच में चीज़ें नहीं चलेंगी। तुम मेरे मिस्टर राइट जैसे नहीं हो जैसा मुझे चाहिए।
तो अपना टाइम और पैसा मेरे पे बर्बाद मत करो और दूसरी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें डिज़र्व करती है, और क्योंकि तुम क्यूट हो तो तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी। शिंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ, राइट? कोच बोलती है मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा लेकिन तुम्हें सबसे कम इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ ही सुनाई दी। शिंग कहता है भले ही यूज़लेस लग रहा है लेकिन है सबसे यूज़फुल। बाकी सब चीज़ों को कहने के लिए तुम प्रिपेयर करके आई थी तो वो काउंट नहीं होते, लेकिन क्यूट वाली बात तुमसे कैजुअली निकली है। ये सब कॉन्शियसनेस होता है। और फिर उसे लंच करने को कहता है साथ में। कोच एक्स्ट्रा कुछ बिना बोले काम के बहाने से वहाँ से निकलती है, लेकिन शिंग पीछे से चिल्ला के उसे प्रपोज करता है। इधर हम देखते हैं लूलू अपने शूट वाले जगह पे पहुँचती है अपना सारा सामान लेके, और इधर हम देखते हैं शिंग अपने आप को ईगल सिक्योरिटी कंपनी में एनरोल करवा लेता है। उसका सारा ध्यान तो कोच पे था। कोच सारे नए आए हुए लोगों से कहती है कि आज मैं आप लोगों को बेसिक स्किल्स दिखाऊंगी, और ये सारे बेसिक स्किल्स वो शिंग के ऊपर दिखाती है। बेचारा शिंग खूब पटकाता है। इधर हम देखते हैं लूलू हाउजू को मैसेज करके कहती है कि वो होटल छोड़ चुकी है, हाउजू उसका बिल पे कर दे। फिर वीडियो कॉल करके उसे अपना नया रूम दिखाती है जो उसके शूटिंग टीम ने उसके लिए अरेंज किया था। ये जो शूटिंग था ये नए लोगों के लिए था जो एक्टिंग इंडस्ट्री में नए हैं। आगे हम देखते हैं लूलू अपना हेयर मेकअप करवाने आती है। स्टाइलिस्ट उसके बाल की तारीफ़ करती है। फिर वहाँ पे एक और लड़की आती है। इन दोनों की आपस में पटती नहीं है, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लूलू तो उसे पहले देख के कुछ कहती नहीं है, लेकिन ये जो लड़की आई थी येलो ड्रेस वाली, वो लूलू को कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, और फिर तुरंत वहाँ से चली जाती है। लूलू फिर अपनी स्टाइलिस्ट को बताती है कि हम दोनों की एक ओपनिंग सेरेमनी में लड़ाई हो गई थी। तभी स्टाइलिस्ट को फ़ोन आता है डायरेक्टर का। उस डायरेक्टर ने लूलू के बाल छोटे करने को कहे थे, और कुछ ज़्यादा ही छोटे। लूलू को लगता है कि डायरेक्टर को उसके बाल छोटे करवाने के लिए वो येलो ड्रेस वाली लड़की ने कहा होगा। लूलू तुरंत अपने रूम में आ जाती है और फिर हाउजू को कॉल करती है। मतलब लाइफ में कुछ भी हो खुद मत संभालो, सीधे हाउजू को कॉल लगाओ। लूलू रो रो के हाउजू से कहती है कि मुझे कोई बुली कर रहा है, अगर हाउजू बचाने नहीं आएगा तो वो मर जाएगी। ये बेचारा कहाँ फंस गया। हमें सीख मिली थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ मत संभालो, सीधे हाउजू को फ़ोन करो। सीरियस मत होना, मजाक कर रहे हैं, वैसे भी हमारे पास नंबर नहीं है। आगे हम देखते हैं ये लूलू हाउजू को उसके पास आने को कहती है, वरना बेचारी जिंदा मर जाएगी। और इधर हम देखते हैं कि जाओ मिन मिस्टर मा की बात मान के एक ब्लाइंड डेट पे आ भी गई थी। यहाँ हाउजू भी लूलू के पास पहुँचता है। लूलू तुरंत हाउजू को उस येलो ड्रेस वाली लड़की के पास लेके आती है और कहती है कि इसी ने मुझे बुली किया है, बाल कटवाने पे फोर्स किया है। हाउजू उसे देख के एकदम शॉक हो जाता है। लूलू से कहता है कि एक लड़की को मैं क्या करूं, और बाल काटने से तुम बुली कैसे हो रही हो। ये येलो ड्रेस वाली बोलती है कि हाँ अब कोई रीज़नेबल इंसान मिला, और वैसे भी मैं इन सब बातों से रिलेटेड नहीं हूँ क्योंकि मैं इतनी पावरफुल नहीं, और मुझे तुम्हारे बालों की कोई ज़रूरत भी नहीं। बेचारा हाउजू कहाँ फंस गया, समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या करना है। येलो ड्रेस वाली लूलू को बहुत कुछ सुनाती है जिस पे लूलू भी गुस्सा जाती है और कहती हाउजू उसका बॉयफ्रेंड है, बहुत बड़े कंपनी का यंग मास्टर है, और ये शी उसकी बॉडीगार्ड है, एक फाइटर है जो तुमको मक्खी की तरह मसल देगी। ये येलो ड्रेस वाली लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है तो हाउजू दोनों को लेके निकलता है। बाहर आके लूलू का नाटक शुरू हो जाता है। हाउजू पे चिल्लाती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, वो इतना चिल्ला के बात कर रही थी। हाउजू बोलता है अरे मैं तुम दोनों के बीच में कर ही क्या सकता हूँ, मेरे को फालतू में बीच में घसीट रहे हो। लूलू बोलती है तो तुम्हारे बॉडीगार्ड को क्या हुआ था, उसने मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया। भाई क्या प्रोटेक्ट करेगी। हाउजू बोलता है कि उसकी कंपनी के रूल्स हैं, वो सिर्फ मेरे लिए लड़ सकती है, मेरे को प्रोटेक्ट कर सकती है। वैसे भी बाल कटवाना अभी तुम्हारे काम के लिए ज़रूरी है, इतना तो काम के लिए कर ही सकती हो। अब जाके लूलू को थोड़ी सी अकल आती है, मतलब थोड़ी सी, और कहती है कि अगर पूरा कटवाना पड़ेगा तो पूरा ही कटवा लूँगी, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूँगी काम के लिए। लूलू के जाने के बाद हाउजू शी से बोलता है कि भाई सब ऐसे रो रही थी जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। गाड़ी में आके ये इनोसेंट हाउजू कहता है कि वो बेचारी लूलू कितनी दयालु है, कितनी भोली है। शी का रिप्लाई कुछ ऐसा होता है, ओह। हाउजू बोलता है ये कैसा तुम्हारा एटीट्यूड है, उस बेचारी पे दया नहीं आ रहा, और तुम अपने थॉट्स फ्रैंकली बताओ। शी बोलती है वो एक पॉपुलर इंटरनेट स्टार है, एक लड़के को उसकी इतनी चिंता हुई कि 200 किलोमीटर उसके पास चला गया, उस पर तो कोई दया करने वाली बात नहीं है। इधर लूलू बाल कटवाने वाली ही होती है, तब तक उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो अपने बालों पे ड्रेडलॉक्स बनवाने को कहती है। बालों पे ड्रेडलॉक्स बनने के बाद जब वो डायरेक्टर से पूछती है तो वो डायरेक्टर भी मान जाता है इस हेयर स्टाइल के लिए।
इधर बेचारा शिंग पूरे हाथ पैर में दर्द लिए पहुंचता है अपने रेस्टोरेंट। ये एम्प्लॉई जो उसे पसंद करती है उसे मसाज देना शुरू करती है। शिंग पूछता है तुम्हें इतना अच्छा मसाज करने कैसे आया। एम्प्लॉय बताती है कि उसके फादर जानवरों के डॉक्टर हैं तो उन्हीं से सीखा। बाद में उन्होंने एक मसाज सैलून खोल लिया था। फिर अगला सीन मीटिंग का होता है। हम देखते हैं कि हाउजू अपना बनाया हुआ प्लान का प्रेजेंटेशन सबको दिखाता है और समझाता है। बाओ फिर उसमें कुछ गलतियां निकालता है। बात तो एकदम सही कह रहा था बाओ। प्रेसिडेंट हाउ बाओ को अपना प्लान दिखाने को कहते हैं। हाउजू कहता है रुकिए रुकिए अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट हाउ गुस्से में कहते हैं कि बस हो गया तुम्हारा। हाउजू को अपने डैड पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। शी फिर उसे मोटिवेट करती है, बताती है जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम मेरी हर बात पे हर काम पे कुछ ना कुछ गलतियां निकालती थी। जब शी बड़ी हुई तब भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। चाहे शी जितने भी मैचेस जीते वो कहती थी कि शी लक की वजह से जीती है, ताकत की वजह से नहीं। फिर शी कहती है लेकिन जब मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने कहा कि मैं आउटस्टैंडिंग हूँ। तब मुझे पता चला कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ करती थी ताकि मैं और भी अच्छा करूँ। और हाउजू के डैड भी हाउजू को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ताकि हाउजू और अच्छा करे। हाउजू मोटिवेट होके वहीं ऑफिस में रुकता है ताकि काम कंप्लीट करे, नया प्लान बनाए। इधर हम देखते हैं कोच तैयार होके पहुंचती हैं अपनी ब्लाइंड डेट के लिए। पागल इंसान ने उसे हॉस्पिटल बुलाया था। वो रिलेशनशिप में आने से पहले कोच के जीन्स को चेक करवाना चाहता था ताकि उनके बच्चों में कोई फॉल्ट ना हो, वो एकदम एक्सीलेंट हो। कितना बड़ा भोंदू है ये इंसान। अब किसी को भी तो गुस्सा आएगा। कोच उसे अच्छे से मज़ा चखाती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है कि जल्दी चलो अंदर, डॉक्टर से चेकअप करवा लो, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। बेचारा शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउस से कहते हैं कि अभी तक कंस्ट्रक्शन बिल पे नहीं हुआ है, वो भी 2-2। परसों मेरा सैलरी डे है। तो प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि पुराना तरीका अपनाओ, लोन के लिए अप्लाई कर दो। फिर मिस्टर मा याद दिलाता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और फिर मीठी मीठी बातें करता है कि ज़िंदगी भर उनके साथ ही रहेगा, ज़िंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। फिर मीटिंग में हम देखते हैं कि बाओ अपना प्लान दिखाता है। तुरंत हाउजू अपनी राय रखता है और बाओ के प्लान में सारी गलतियां बताता है। इसकी बातें सुन के लग रहा था कि वहीं टेबल पे खड़े होकर तालियां बजाएं, इतनी सही एकदम पॉइंट टू पॉइंट गलतियां निकाला है। उसके बाद अपना नया प्लान दिखाता है जो कि अभी तक का बेस्ट था। प्रेसिडेंट हाउ और शी उसके लिए सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। कैबिन में आके शी हाउजू से बोलती है कि पक्का अभी बाओ नाराज होगा, मीटिंग में तुम इतने अनकाइंड थे उसके लिए। हाउजू बोलता है मैंने सच सच तो कहा, और वैसे भी बाओ इतना भी कमज़ोर नहीं, इतनी छोटी सी बात तो सह ही लेगा। इधर हम देखते हैं लूलू 10 बजे उठती है। बाहर आके उसे पता चलता है कि उसकी क्लासेस मिस हो गई। क्लासेस की टाइम चेंज हो गई थी, 2 PM का बदल के 8 AM रख दिया गया था। टाइम चेंज हुआ है इसका खबर सबको पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी वो येलो ड्रेस वाली को। लूलू देखती है उसके गेट के बाहर टाइम चेंजिंग वाला नोटिस लिख के रखा है। अब गुस्सा तो आएगा बेचारी को। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर मा हाउजू के पास आता है, उसकी तारीफ़ शुरू करता है। फिर कहने लगता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम पे पैसे खर्च करने से कभी नहीं रुकते हैं। और फिर गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के अपने मुंह से निकालता है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ने के लिए उस लड़की को पैसे दिए जो तुम्हें डिज़र्व नहीं करती है। और फिर हाउजू उससे पूरी बात पूछता है। मिस्टर मा तो उसे बताना ही चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउजू अपने डैड प्रेसिडेंट हाउ के पास पहुंचता है और कहने लगता है कि आपके पास तो बहुत पैसे हैं ना, तो चलिए चैरिटी करते हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स खोलते हैं। आपने मेरी एक्स को मुझे छोड़ने के लिए 1 मिलियन युआन यानी 1 करोड़ रुपए क्यों दिए? और वैसे मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मुझे पता तो चला कि कोई इंसान पैसों के लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हाउजू के कहने पे दोनों शी और हाउजू जाने लगते हैं हाउजू की एक्स के पास। हाउजू के पूछने पे ये मैडम एकदम शान से कहती है उसने कभी 1 करोड़ देखे नहीं थे तो उसे लगा कि बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वो पैसे कुछ जल्दी ही ख़त्म हो गए। हाउजू बोलता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा मांगनी चाहिए ना, जैसे 10 करोड़ 50 करोड़। तुम्हें सिर्फ 1 करोड़ मिला और 3 साल की अफेक्शन छोड़ दी। ये यूँ कहती है कि मैंने कुछ धोखा नहीं दिया, मैंने तो तुम्हें बस जाने दिया है। तुम्हारी शादी तुम्हारे फैमिली बिजनेस का पार्ट होगी। तुम्हें एक ऐसी से शादी करना पड़ेगा जिसका सोशल रैंक तुम्हारे जितना हो, ताकि तुम्हारे लाइफ और तुम्हारे फैमिली बिजनेस को आगे ले जाए। यू के लिए सब बर्डन होता क्योंकि हाउजू की शादी बिजनेस के लिए होगी।
यू बताती है कि उसने सारे पैसे अच्छे से यूज़ कर लिए। यूएस जाते समय यू के पेरेंट्स ने यू को पढ़ाने के लिए पैसे उधार लिए थे, उससे भी उसने सारा चुका दिया। एक बेकरी शॉप खोल ली और एक गाड़ी खरीद ली। फिर वहाँ पे यू का हस्बैंड भी आ जाता है। हाउजू फिर उस दिन जो शादी में उसने तमाशा किया था उसके लिए सॉरी कहता है। फिर उन्हें गुड विशेस दे के चला जाता है। हाउजू को तो बुरा लग ही रहा था। 3 साल यूएस में यू के साथ रिलेशनशिप में रहा और फिर यू ने 1 करोड़ के लिए उसे छोड़ दिया। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर मा को हाउजू के सामने यू के बारे में मुंह खोलने के लिए प्रेसिडेंट हाउ ने ही कहा था। कार में हाउजू शी को मॉल में चलने को कहता है। हाउजू कुछ नेकलेस वगैरह लेने आया था। हाउजू पूछता है कौन सा अच्छा लग रहा है, तो शी कहती है सब। फिर हाउजू तुरंत एक नेकलेस पसंद करता है। सेल्स वुमेन कहती है कि ये आपकी लेडी पे अच्छा लगेगा। शी कहती है अरे मैं इनकी लेडी वेडी नहीं हूँ। फिर शी के मना करने पे भी हाउजू नेकलेस शी पे ट्राई करके देखता है और फिर बोलता है कि ये सच में तुम्हें सूट नहीं करता और फिर उसे ख़रीद लेता है। फिर हाउजू शी से कहता है कि हम लूलू की हेल्प करने तो गए थे लेकिन कर नहीं पाए, उल्टा उसे एम्बैरस कर दिया था, तो मैं बस उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ ताकि उसे अच्छा फील हो। शी कहती है तो मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहा हो, मेरा काम ये नहीं है। हाउजू बोलता है मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, तुम ही मेरे पीछे पीछे रहती हो। अगले सीन में हम देखते हैं किसी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। नाम है इनका मिस्टर लैन। एक होटल में आते ही कहने लगते हैं कि म्यूज़िक सूट नहीं कर रहा है बदलो, फ्लावर सूट नहीं कर रहा है बदलो, सब बदलो, मतलब सब बदल दो। फिर वो पूछता है कि मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा था वो मिला, तो फिर ये कोई असिस्टेंट होगी। कहती है कि हाँ मिस्टर वू ने कुछ साल पहले काम छोड़ दिया था, बस ये नंबर रख के गए थे, पता नहीं काम करता है कि नहीं। ये मिस्टर वू जिसकी बात हो रही है वो शी के डैड हैं एक्चुअली। मिस्टर लैन फिर उन्हें कॉल करते हैं। पहले ये फ़ोन नहीं उठाने का सोचते हैं, उन्हें लगता है शायद कर्ज लेने के लिए फ़ोन आया होगा। बार बार फ़ोन आने पे आखिरकार उठा ही लेते हैं। लैन सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो शी के फादर भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगा कोई फ्रॉड कॉल होगा। लैन बोलता है कि मैं आपके पुराने वाले घर गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे, आपका नंबर मुझे एक कलीग से मिला। शी के डैड ने तो पैसे जमा करने के लिए वो घर बेच दिया था, लेकिन उससे बहाना मारते हैं कि एक ही जगह पे रहना बोरिंग लग रहा था। फिर लैन उन्हें कल एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है ताकि दोनों मिल सकें। अगला सीन सुबह का होता है। एक बीच पे लूलू के साथ जो बाकी सब नई एक्ट्रेसेस थी उनकी शूटिंग चल रही होती है। लूलू वहाँ नहीं थी। उन्हें कहा जाता है कि वो टीम बना ले, दोपहर में उनकी शूटिंग होगी। तब तक लूलू वहाँ गिरते पड़ते पहुँचती है। उसका तो वहाँ पे कोई टीम ही नहीं था, कोई उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं था, तो उसे कहा जाता है कि वो अकेले ही रहेगी। तभी वहाँ पे हाउजू और शी पहुँचते हैं। हाउजू को देख के लूलू तो खुश होगी लेकिन बीच में गिर भी जाती है। वो फिर तुरंत हाउजू को ले जाके अपने कोच से इंट्रोड्यूस करवाती है। हाउजू फिर बोलना शुरू करता है, ब्यूटीज़ और क्यूट बॉयज़, मेरी छोटी बहन इनोसेंट है और जस्ट उसे गलती से काम मिल गया है, अगर कुछ भी इधर उधर करे तो उसे प्लीज़ माफ़ कर देना। हम यहाँ पे प्रोग्राम ज्वाइन करने आए हैं और फ्रेंड्स बनाने आए हैं, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मिल लेना। सारी लड़कियाँ तो अलग ही खुश हो रही होती हैं। फिर हाउजू लूलू को वो नेकलेस देता है जो उसने कल ख़रीदा था। लूलू पूछती है इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी। हाउजू बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारा ये बर्थडे गिफ्ट है। लूलू कहती है अभी तो बहुत महीने हैं। तो हाउजू बोलता है कि अगर तुम खुश हो तो रोज़ बर्थडे होता है। तभी हाउजू को इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है, उसको अब रेस्क्यू मिशन के लिए जाना होगा। फिर वो शी के साथ चला जाता है। सारी लड़कियां तो उसका नेकलेस देखने में ही बिजी हो जाती हैं। डायरेक्टर लूलू से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों चला गया। लूलू कहती है वो रेस्क्यू वर्कर है, उसे किसी को बचाना होगा, जब उसका काम हो जाएगा तो आ जाएगा। सारी उससे कहने लगती हैं कि तुम बहुत लकी हो। लूलू यहाँ पे झूठ बोल देती है कि हाउजू ने उसे प्रपोज कर रखा है और उसने अभी इंगेजमेंट रिंग नहीं पहना है, वरना शायद शो में उससे गुम जाए। शो के बाद वो वेडिंग फ़ोटोज़ लेने जाएगी। डायरेक्टर को तभी एक आइडिया आता है और वो लूलू को कहता है कि तुम लीड पोजीशन ले लो। इधर हम देखते हैं रात को लैन और शी के फादर मिलते हैं। लैन बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शी बॉडीगार्ड बन जाएगी, ये बात बड़ी कूल है, और फिर शी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। शी के फादर लैन को शी का नंबर देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लैन तो एकदम शर्मा जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लैन पहुंचा होता है फ्लावर्स लेने। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो वहाँ पे लगा पोस्टर देखता है। 51 रोजेस देने का मतलब होता है यू आर माई ओनली लव,
और वैसे भी शी के नाम का टाइटल है वो, चाइनीज़ में टाइटल नाम के पहले लगता है। शी का मतलब 11 और वो शी का मतलब 51। इन दोनों रीजंस के वजह से वो 51 रोजेस वाला बुके लेता है। इधर हम देखते हैं कि हाउजू ईमेल बोले जा रहा था और शी लिखे जा रही थी। ईमेल में हाउजू बाओ को सॉरी बोलता है मीटिंग में बिहेवियर के लिए, और साथ में उसे कुछ इम्पॉर्टेंट डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट्स भेजता है जो यूएस के उसके कॉलेज के एक फ्रेंड ने दी थी, जिसने अच्छे अच्छे लग्जरी होटल्स डिज़ाइन किए हैं। कैबिन एकदम बगल बगल में था, लेकिन बातें ईमेल से हो रही थी। बाओ रिप्लाई करता है कि आपने जो मीटिंग में कहा था उससे मैं तो मोटिवेट हो गया था, और फिर हाउजू को थैंक्स भी कहता है। फिर इधर से हाउजू रिप्लाई करता है बाओ के बहुत सारे तारीफ़ के साथ। फिर तभी शी को लैन का कॉल आता है। वो कंपनी आ गया था उससे मिलने। वो तुरंत ही उसके पास पहुंचती है। दोनों इतने सालों बाद मिलके खुश होते हैं और फिर लैन उसे बुके भी देता है। इन्हें मिले हुए 10 साल हो गया था। लैन कहता है कि अब वो अब्रॉड नहीं जाएगा, वो पढ़ के आ चुका है और इसी कंट्री में रहेगा। हाउजू को तो बड़ी जलन हो रही थी। लैन कहता है कि उसे अंकल ने सब कुछ बता दिया, यानी शी के फादर ने, और शी को लैन के सामने इतना टफ बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे साथ में रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है। शी बताती है कि वो कभी काम से फ्री नहीं होती, 24/7 उसका काम रहता है। लैन को बुरा लगता है कि शी के पास रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है। शी बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट अब बस 2 ही महीने का बचा है। इधर इनको तो जलन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तुरंत उनके पास जाते हैं। शी से बोलते हैं कि मुझे कहीं जाना है बाहर। शी फिर लैन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर लैन कहता है कि उनकी बातें हो गई हैं और फिर वहाँ से जाने लगता है। लैन के जाने के बाद शी हाउजू से पूछती है कहाँ जाना है, जिस पर हाउजू डायरेक्ट बोलता है कि ऑफिस में। हाउजू फिर अपने कैबिन से शी को फ़ोन करके पूछता है कि क्या वो तुम्हारा एक्स था, और वैसे भी वो डूफेंग से अच्छा था। हाउजू फिर आगे बोलता है कि शी लैन से दूर रहे। उसकी नज़रें कुछ अजीब थीं, कुछ गड़बड़ करने वाला है। उसकी महक से शी परेशान होगी। मतलब भाई साहब, जल भुन के कुछ भी बको तुम। फिर हाउजू बोलता है कि अब ये मत कहना कि मेरे से पहले शादी कर लोगी, तुम्हें फिर भी 24 घंटे मेरे पीछे लगे रहना पड़ेगा। फिर शी अपने डैड को मैसेज करके पूछती है कि आपने लैन को क्या क्या बताया, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि सब कुछ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी सिस्टर जैंग के साथ मिलके सारे रोजेज़ को डेकोर के लिए वास में रख रही होती है, और हाउजू लगा होता है सर्च करने में कि 51 रोजेज़ का मतलब क्या होता है। और इधर सिस्टर जैंग पूछती हैं कि वो कहाँ से आया है, क्या करता है। शी बताती है कि वो एक होटल मैनेजर है और बहुत सारे रिजॉर्ट्स को रन करता है। फिर सिस्टर जैंग शी से पूछती है कि गेस करो कितने रोजेज़ होंगे, तो तुरंत वहाँ से हाउजू बोलता है कि 51, और फिर कहने लगता है कि ये सब पुराना तरीका है। इधर हम देखते हैं कि लूलू और उसकी फ्रेंड साथ में होती हैं। लूलू की फ्रेंड लूलू को बताती है कि उसके पास उसके लिए एक ऑफ़र है। उसे एक बूढ़े आदमी के साथ दुबई जाना होगा। उसके लिए उसे 1 मिलियन युआन यानी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे 1 साल में। शी उसका इंटेंशन समझ जाती है और तुरंत मना कर देती है। तो उसकी फ्रेंड तो मतलबी थी, बोलती है कि 60% मेरा होता तो 60 लाख रुपीज़ तुमको मुझे देना पड़ेगा अगर तुम दुबई नहीं जाओगी। तो फिर लूलू बोलती है कि ठीक है, जब उसकी हाउजू के साथ शादी हो जाएगी तो वो पे कर देगी। मतलब ये बहन जी कितने सपने देखती हैं। रात को हम देखते हैं शी लैन के भेजे हुए कॉलेज के पिक्चर्स देख रही होती है। तभी उसके पास हाउजू आता है और वो भी सारे पिक्चर्स देखने लगता है। हाउजू बोलता है पहले तो तुम ठीक थी, अब बस दिन भर मुंह बनाए रहती हो। अगर उस समय तुम्हें जानता तो और अच्छे से ट्रीट करता। शी तब बोलती है कि तुम लकी थे कि तुम मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि मैंने कॉलेज में सैंडा सीखा था। तुम्हारे जैसे लड़के को तो धो के रख देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूलू वेडिंग ड्रेसेस की शॉप पे आई होती है, जो शूटिंग का पार्ट था, और इसमें हाउजू का भी काम था। लूलू हाउजू को बताती है कि उसका बस ये काम है कि वो लूलू के लिए एक वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करे। वहाँ की सेल्स वुमेन उनसे पूछती है कि क्या वो फ़ोटोज़ ले सकती है। लूलू मान जाती है, लेकिन वो हाउजू नहीं मान रहा होता है। अब ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाया जाएगा तो कुछ ऐसे ही पोज देगा ना हाउजू। फिर लूलू एक ड्रेस ट्राई करने जाती है। हाउजू उन कैमरामैन से इरिटेट हो रहा था, हर जगह फॉलो कर रहे थे। फिर ऊपर आके हाउजू एक ड्रेस सेलेक्ट करता है और शी को देता है जाके लूलू को देने के लिए। चेंजिंग रूम में लूलू को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। वो स्टाफ को बाहर भेज देती है। लूलू कॉल पे कहती है कि उसने रात भर सोचा और सच में दुबई नहीं जाना चाहती है। उसके हिसाब से हाउजू अच्छा लड़का है और वो उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप चाहती है। उसे पता चला तो शायद उसका फ्रेंड भी नहीं रहेगा वो। शी सारी बातें सुन रही होती है।
लूलू फिर कॉल पे प्राइस सुन के पूछती है कि वो बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है। अब शी आखिर कितनी ही देर वहाँ खड़ी रहेगी। लूलू को बुलाती है, ड्रेस पकड़ाती है और वहाँ से निकलती है। अब लूलू को लगने लगता है डर, कहीं शी ने बातें ना सुन ली हूँ और कहीं वो जाके हाउजू को सब बता ना दे। हाउजू कैमरामैन से बोलता है कि तुम लोग का शो बड़ा अजीब है, फ्रेंड को क्यों वेडिंग ड्रेस चूज करना है। कैमरामैन बोलते हैं आप उसके फियांसे हैं ना। हाउजू बोलता है नहीं, मैं उसका फ्रेंड हूँ। कैमरामैन बोलता है कि लेकिन लूलू ने हमें कहा है कि आपने उसे प्रपोज किया है और शादी होने वाली है आपकी, तो डायरेक्टर ने ये सब अरेंज करवाया और ये बात तो पूरे क्रू को पता है। अब हाउजू को आता है गुस्सा, वो शूटिंग बंद करवा के शी को चलने को कहता है। उसे अब लूलू पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर ये कैमरामैन डायरेक्टर को कॉल करता है और सारी बात बताता है। फिर लूलू के आने पे वो उस पर गुस्सा आता है और बताता है कि डायरेक्टर ने उसे फायर कर दिया है क्योंकि वो सबको बुद्धू बना रही है और इतना बड़ा झूठ बोला। अब ये रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लूलू सारा कुछ अपनी फ्रेंड को बताती है जो कुछ हुआ था। उसकी फ्रेंड फिर उसे शांत करती है, कल सुबह बात करने को कह के फ़ोन काट देती है। फिर इधर हम देखते हैं हाउजू को एक रेस्क्यू मिशन मिलता है। एक क्लाइंबर गायब हो गया पहाड़ी पे। सारी टीम उस जगह पे पहुंचती है। रात को ही पूरी टीम पहाड़ों में ढूंढने लगती है। साथ में शी भी गई थी। कोई गिरने लगता है और शी उसे देखती है और बचाने कूद जाती है। जब हाउजू नोटिस करता है कि शी उनके साथ नहीं है तो वो परेशान हो जाता है और शी को ढूंढने के चक्कर में खुद ही टीम से बिछड़ जाता है। शी को ढूंढते ढूंढते बेचारा खुद ही गिरता है, एक पेड़ पे लटक जाता है। धुंध बढ़ रहा था तो सब जाने का डिसाइड करते हैं। उस आदमी को बचा के शी टीम के पास पहुंच गई थी। वो कहती है कि हाउजू मिसिंग है। फिर वो एक दूसरे टीम मेंबर के साथ हाउजू को ढूंढने जाती है। अपनी स्मार्टनेस के साथ क्लू को समझ के वो हाउजू को ढूंढ लेती है और हाउजू बताता है कि उसे नीचे एक आदमी गिरा हुआ दिख रहा है। वो वही आदमी था जिसे ढूंढने सब आए थे। हाउजू की वजह से वो आदमी मिल जाता है, इसलिए उसका बॉस उस पर गुस्साता नहीं है, वरना तो उसे टीम से निकालने का सोच ही लिया था। क्योंकि हाउजू ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए थे, वो गायब हो गया था। रात को हम देखते हैं कि हाउजू अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। बाहर सिस्टर जैंग शी से बताती हैं कि अब जब भी उसे याद आती है वो ऐसे ही शांत बैठ जाता है। और वैसे शी ने नोटिस किया होगा कि हाउजू की अपने डैड के साथ बनती नहीं है। हाउजू अपनी मॉम की डेथ का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर उन्हें प्यार नहीं करते थे और उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता था। रियलिटी तो ये थी कि नया नया बिजनेस था तो उसके डैड बिजी रहते थे, तो हाउजू की मॉम बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहीं। शी की पूछने पे सिस्टर जैंग बताती हैं कि हाउजू की मॉम शादी से पहले वायलिनिस्ट थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने क्विट कर दिया और हाउसवाइफ बन गई। वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और सिस्टर जैंग उनकी अच्छाई को भुला नहीं पाई थी, इसलिए उनके जाने के बाद उन्होंने ही हाउजू को पाला पोसा। शी फिर कहती है कि वो अभी हाउजू से मिल के आती है। अपने रूम में आके एक टॉय कार निकालती है और ले जाके हाउजू को देती है और हाउजू को बताती है कि उसे ये टॉय कार उसके एक फ्रेंड ने दी थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। शी के फ्रेंड के लिए वो टॉय एकदम खजाने की तरह था जो कि उसने शी को दे दिया था। जब शी के पेरेंट्स का डाइवोर्स वगैरह हुआ तो उन दोनों का कनेक्शन टूट गया और तब से शी उससे मिली नहीं है। शी बताती है जब भी उसे अच्छा नहीं लगता था तो वो उस टॉय के साथ टाइम स्पेंड करती थी और उसे अच्छा फील होने लगता था और इसलिए अब वो ये टॉय हाउजू को दे रही है ताकि उसे अच्छा फील हो और वो रिचार्ज हो जाए। हाउजू बोलता है कि जब मैंने इस टॉय को पकड़ा है तब मुझे एकदम रिचार्ज्ड फील हो रहा है। अगला सीन सुबह का होता है। हाउजू जल्दी उठ गया होता है, वो शी के साथ एक्सरसाइज करने जाता है। इधर हम देखते हैं लूलू अपनी फ्रेंड से मिलती है। लूलू को डर था कि शी ने सारी बातें सुन ली थी, कहीं वो कुछ कर ना दे, इसलिए यहाँ पे लूलू और उसकी फ्रेंड मिल के शी को फंसाने का प्लान बनाते हैं। इधर हम देखते हैं कि बाओ वेडिंग गिफ्ट लेने आया होता है हाउजू के लिए और बहुत ही ज़्यादा महंगा वाला लेता है। फिर वो वेडिंग गिफ्ट ला के प्रेजिडेंट हाउ को देता है और बताता है कि ये वेडिंग गिफ्ट हाउजू के लिए है और फिर बताता है कि उसका फ्रेंड स्टूडियो का मैनेजर है। उसने कुछ वीचैट पे फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं कि एक सेलिब्रिटी वेडिंग फ़ोटोज़ लेने आई थी और उसमें ग्रूम था हाउजू। प्रेसिडेंट हाउ को विश्वास दिलवाने के लिए बाओ उनको फ़ोटोज़ भी दिखाता है। अब उन्हें आ गया था गुस्सा, बाओ को भेज के फिर हाउजू को बुलवाते हैं और फिर बड़े गुस्से में हाउजू से इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा फ़ैसला मेरे से बिना पूछे ले रहे हो, देखो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट भी आ गया है। हाउजू की तो अपने डैड से पटती नहीं थी, कहता है कि हाँ होने वाली है शादी, बोलिए क्या करेंगे, और वैसे भी शादी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। दोनों की बहस हो जाती है और फिर हाउजू वहाँ से चला जाता है।
हाउजू फिर अपने कैबिन में आता है, उससे आता है लूलू का कॉल। वो फिर रो रो के माफ़ी मांगने लगती है। हाउजू फिर उसे माफ़ भी कर देता है। लूलू फिर सामने माफ़ी मांगने के लिए उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। अगला सीन रेस्टोरेंट का होता है। पहले लूलू इधर उधर की बातें करती है, फिर कहती है कि क्योंकि शी तुम्हारे साथ दिन भर रहती है तो मुझे उसका भी फ्रेंड बनना होगा। हाउजू फिर नोटिस करता है कि लूलू ने वो नेकलेस नहीं पहना होता है जो उसने गिफ्ट किया था। लूलू बोलती है, अरे बहुत महंगा है इसलिए मैंने अपने पर्स में रखा है, कहीं चोरी हो गया तब मेरे गले से। ये सब लूलू के प्लान का एक पार्ट था। फिर हाउजू बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है तो लूलू कहती है मुझे भी जाना है। लूलू की फ्रेंड भी वहाँ आई होती है। वॉशरूम में जाके लूलू वो नेकलेस अपनी फ्रेंड को दे देती है। फिर बाहर आके अपना पर्स शी को पकड़ने को देती है। फिर लूलू की फ्रेंड वॉशरूम से निकल के वहाँ से जाने लगती है। शी भी उसे नोटिस करती है। बाहर आके लूलू की फ्रेंड जो उसने नकली गेटअप किया था उसे पहले चेंज करती है और फिर नकली मोटा पेट निकाल के डस्टबिन में फेंक देती है। इधर हम देखते हैं रेस्टोरेंट में लिपस्टिक के बहाने लूलू पर्स खोलती है और फिर नाटक शुरू करती है, चिल्लाने लगती है कि उसका नेकलेस कहाँ गया। और फिर हाउजू से बताती है कि जब वॉशरूम गई थी तो उसने पर्स शी को दे दिया था और डायरेक्ट शक शी को करती है। अगला सीन होता है पुलिस स्टेशन का। पूछताछ चल रही होती है। यहाँ पे भी लूलू बताती है कि वॉशरूम जाने से पहले उसने शी को बैग दिया था और वो सबसे बड़ी सस्पेक्ट है। शी भी सब कुछ बताती है कि उसने एक प्रेग्नेंट लेडी को नोटिस किया था जो कि बहुत जल्दी निकल गई थी। पूछताछ खत्म होने पे तीनों बाहर आते हैं। शी हाउजू को बताती है कि मेरे कंपनी के बॉस को मेरा एक कंप्लेन मिला है तो मुझे अभी तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। हाउजू फिर लूलू पे गुस्साने लगता है क्योंकि उसी ने उस पर शक किया था और वही कंप्लेन की थी। लूलू अपनी सफाई पेश करती है कि कंप्लेन किया है तो क्या हो गया, वो तो सिर्फ शी पे शक कर रही है, चोर थोड़ी ना बोल रही है उसको। हाउजू फिर शी को कार के पास भेजता है और फिर लूलू से कहता है कि तुम उसे जानबूझ के फंसा रही हो, अगर हाँ तो बता दो। लेकिन लूलू अभी भी सच सच नहीं बोलती है। हाउजू जब कार में आता है तो शी यू टर्न लेती है उस रेस्टोरेंट की तरफ और फिर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच के कहती है हाउजू से कि हमें हर पॉसिबल क्लू पे फोकस करना होगा और फिर वहाँ पे हाउजू के साथ छानबीन शुरू कर देती है। आखिर ढूंढते ढूंढते शी को भेस बदलने का सामान और फेक बेली मिल जाता है और वो फिर तुरंत वहाँ पे पुलिस को कॉल करती है और फिर पास के घर को ध्यान से देखती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है। जाते समय शी को कोच का कॉल आता है। वो बताती हैं कि वो जाओ को वहाँ भेज रही है। हाउजू पूछता है अब हमें घर क्यों जाना है। शी बताती है कि अब नया बॉडीगार्ड आएगा मेरे जगह, ये हमारी कंपनी का रूल है। हाउजू को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसी कंपनी है, तुरंत निकाल देती है, ये सब अनफेयर है। इधर हम देखते हैं कि लूलू की फ्रेंड लूलू से बताती है कि वो नेकलेस को टच भी नहीं कर रही है, लेकिन उसने तो नेकलेस पहन रखा था और वो कहीं जाने भी वाली थी। लूलू को अब डर लग रहा था कहीं पकड़ी ना जाए। फिर हम देखते हैं कि लूलू की फ्रेंड उसी घर से निकलती है जो घर सबूत मिलने वाले जगह के पास था। इधर हम देखते हैं बेचारी शी को उस गलती की सज़ा मिलती है जो वो की नहीं थी। सामान वगैरह पैक करके जा रही थी। सिस्टर जैंग को बड़ा बुरा लग रहा था। हाउजू को भी बुरा लग रहा था लेकिन उतना शो नहीं कर रहा था, लेकिन थे तो ये कंपनी के रूल्स। हाउजू आके शी को अपना फेवरेट टॉय देता है और नीचे हम देखते हैं कि कोच नए बॉडीगार्ड के साथ पहुंच गई होती है। नाम था इसका जाओ। हाउजू बोलता है कि वो शी को रिप्लेस नहीं करना चाहता है। फिर शी वहाँ से चली जाती है। हाउजू ने कोच से कह दिया था कि वो शी का नाम क्लियर करवा के रहेगा। कोच को हाउजू पे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो तो उसको मारना ही चाहती थी। शी बोलती है उसकी गलती नहीं है। कोच पूछती है और वो लूलू उसको क्या जलन है तुमसे। शी बोलती है शायद उसे डर था कि मैं हाउजू को बता दूंगी जो मैंने सुना था, लेकिन प्राइवेसी के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए कुछ बोला ही नहीं मैंने हाउजू को उसके बारे में। इधर हम देखते हैं कि हाउजू घर पे खाना नहीं खा रहा होता है और उसके वेट करने के चक्कर में ये नया बॉडीगार्ड भी नहीं खा रहा होता है। सिस्टर जैंग नए बॉडीगार्ड से बोलती हैं कि यार तुम्हारी कंपनी है कैसी, कुछ गलती ना करने पे भी हटा दिया उसे। शी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। इधर शी सारा बात कोच से बताती है कि वो जब तीनों वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तो वो प्रेग्नेंट लेडी भी गई, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही बाहर आ गई। जब तीनों वापस आए तो वो जा चुकी थी। तो फिर कोच बोलती है तो सबसे पहले पुलिस को उस लेडी को ढूंढना होगा और फिर लूलू और उसके बीच के रिलेशन को जानना होगा। इधर सिस्टर जैंग पूछती हैं कि तुम्हारा मतलब है कि क्या शी को कंपनी में रुकना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक, उससे क्या सैलरी वगैरह मिलेगी। नया वाला बॉडीगार्ड बताता है कि उसे बेसिक सैलरी मिलेगी और साथ में उसे ट्रायल हाउस में जाना पड़ेगा। हाउजू पूछता है ये ट्रायल हाउस क्या है। जाओ बताता है किसी और से लड़ना होगा, काइंड ऑफ वो पिटेगी। हाउजू और सिस्टर जैंग को कंपनी पे बहुत गुस्सा आता है। हाउजू अपने नए बॉडीगार्ड से कहता है कि अपने बॉस के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, उन्हें कॉल करके कह दो।
इधर कंपनी का बॉस शी से कह रहा होता है कि हमारे इंडस्ट्री का ये टैबू है कि अगर किसी को काम से बुला लिया जाए तो पूरे कंपनी का रेप्यूटेशन पे असर पड़ेगा। और वो कहते भी हैं कि उन्हें शी पे पूरा विश्वास है। रूल्स के हिसाब से शी को दूसरे टीममेट्स के लिए ट्रायल हॉर्स बनना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने पे वो काम पे वापस जा सकेगी। शी पूरा तैयार होती है। शी को कुछ सेल्फ डिफेंस नहीं करना होगा इस फाइट में। सारे टीममेट्स उसे मारते रहेंगे और वो कुछ नहीं करेगी। शी का ट्रायल शुरू होता है। वो बेचारी कुछ नहीं कर रही थी और पटकाते जा रही थी। इधर हाउजू कंपनी के बॉस से मिलता है और उनसे कहता है कि वो चाहता है शी वापस काम पे आ जाए, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, पुरानी बातों को भूल जाया जाए। सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो शी पे बहुत ट्रस्ट करता है। बॉस कहता है कि आप ही की गर्लफ्रेंड ने तो कॉल किया था पुलिस को। हाउजू बोलता है नहीं रे, वो तो लंच करने गए थे हम, वो मेरी फ्रेंड है। बॉस बोलता है रूल के हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन आउटकम आने का वेट करना होगा, तभी शी काम पे वापस जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है या तो आपकी फ्रेंड केस कैंसिल कर दे। हाउजू फिर वहाँ से जा रहा होता है। रास्ते में वो शी को पिटते हुए देखता है। उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब क्योंकि कोच के चक्कर में शिंग ने भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, वो भी शी को पीटने आता है। पहले तो हाउजू उसे देख के शॉक होता है, फिर उस पर गुस्सा आ जाता है। उसी का फ्रेंड उसे मार रहा था। हाउजू ही शिंग को पीटने लगता है। फिर सबको कह के जाता है कि किसी की हिम्मत ना होने पाए शी को छूने की भी। और शिंग उसके पीछे पीछे चला जाता है। और इधर कोच शी से बोलती है कि वो तुम्हारी केयर कर रहा है। इधर हम देखते हैं दोनों ने पी रखी होती है रात को। हाउजू बोलता है कि ठीक है वो काम करे या ना, लेकिन ये बात है कि उसे हर कोई चोर बोलेगा, वो जहाँ भी जाएगी। तो आज हाउजू उस मैटर को सॉल्व करना चाहता था। आज उसके कंपनी गया, ट्रेनिंग रूम से गुजर रहा था तो देखा कि शी को सब पीट रहे थे बारी बारी, बार बार ज़मीन पे पटक रहे थे। फिर उसने वहाँ शिंग को देख लिया। आगे वो बोलता है मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट बनूंगा, मैं भी ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा और देखूंगा किसकी हिम्मत होती है शी को मारने की। किसी की हिम्मत होगी शी को मारने की तो हाउजू उससे भीख मांगेगा नहीं मारने के लिए शी को। तो भी बात ना बनी तो पैसे देगा, सबको पैसे देगा। शिंग बोलता है हाउजू भाई मैं समझ गया, तुम्हें प्यार हो गया, मना मत करना, तुम भी जानते हो तुम सीरियस हो इस बार, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। फिर हाउजू गाना गाने लगता है। बाहर खड़ा नया बॉडीगार्ड शी को मैसेज करके बताता है कि हाउजू एकदम ठीक है, तो शी चिंता ना करे। शिंग हाउजू की वीडियो बनाता है, शी को भेजता है और मैसेज करता है कि वो ड्रंक है और अभी अपसेट है। शी रिप्लाई करती है कि हाउजू का अच्छे से ध्यान रखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउजू टल्ली हुआ होता है, अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचा होता है घर। अगला सीन सुबह का होता है। हाउजू अपने डैड से मिलने जाता है। हाउजू के डैड हाउजू पे ही गुस्सा होने लगते हैं। उन्हें सारी बात पता चल गई थी क्योंकि शी पे लगे झूठे इल्ज़ाम के वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। अपने डैड से बहुत कुछ सुनने के बाद हाउजू वहाँ से निकलता है। वो नहीं चाहता था कि नया वाला बॉडीगार्ड शी के जगह पे बैठे, तो उसके लिए नया डेस्क चेयर लगवाता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एकदम शॉक थे, आखिर हो क्या रहा है हमारी कंपनी में। थोड़ी देर बाद हाउजू भी उसे अलाउ कर देता है वहाँ बैठने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी की मॉम थिएटर आई होती हैं। उन्हें वहाँ पे उनका ही कोई पुराना फ्रेंड मिल जाता है। फिर उन्हीं के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती हैं। मूवी के बाद दोनों आइसक्रीम पकड़ा के अंकल जी वॉशरूम चले जाते हैं और शी की मॉम वहाँ पे अपने एक्स हस्बैंड यानी शी के फादर से मिलती हैं, जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। शी की मॉम को अभी भी उनके लिए चिंता थी। उन्हें आइसक्रीम पकड़ाती हैं और पसीने भी पोंछती हैं। पीछे से वो अंकल जी उन्हें साथ में देख लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं शी की मॉम को मैसेज करके कि उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया है। ये अंकल जी और कोई नहीं थे, अंकल ली थे जो डूफेंग के अपार्टमेंट में ही रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि हाउजू शी के कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाने गया होता है। उसे वहाँ पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी है, अब वो 6 महीने बाद ही ज्वाइन कर पाएगा। अभी रजिस्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई ट्रेनी क्विट कर दे। हाउजू फिर शिंग को क्विट करने के लिए कहता है, लेकिन शिंग तो पैसे की लालच मिलने पे भी नहीं मानता है। वो आदमी कहता है कि आप बाहर जाके डिस्कस कर लीजिए। हाउजू भी बाहर शिंग को मनाने की कोशिश करता है। शिंग बोलता है कि ये कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से तुम इस कंपनी को ही खरीद लो। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।